बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नावल स्कॉटिश में खुश आमदीद। हमारे आज के नावल का नाम है बहार दस्तक दे रही है और इसकी राइटर है हया बुखारी। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलें शुरू करते हैं आज का नावल। मामला वाकई बहुत बड़ा था क्योंकि इज़्ज़त का मामला था। फिर भी उन्हें यकीन था कि उनका बेटा बेकसूर है। वो उनका मान था, फ़ख्र था। उसके हुस्न यूसुफ़ी और अतात इस्माइली जैसी खूबियों का तो ज़माना गवाही देता था। वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। वो आसमानों पे परवाज़ करने वाला उनका शाहीन बेटा क्या इस कदर पाताल में गिर सकता था? वो सोच भी नहीं सकती थी। तभी पूरे एतमाद से वो अपने भाई के हमरा जिरगे में शामिल हुई थी। भाई मर्दों में जा बैठे और उनका बेटा भी, जिसका ऊंचा सर उनके यकीन के लिए बहुत बड़ी ढारस था। वो गाड़ी में ही बैठी रही थी। तभी वहाँ वो सहमी सहमी सी चिड़िया जैसी लड़की लाई गई। ये लड़की भी मासूम है, उनके दिल ने गवाही दी। वो मज़ीद उलझी। कुरान पाक लाया गया। लड़के ने हाथ रख के कसम खाई कि वो बेगुनाह है, किसी गुनाह का मुर्तकिब नहीं हुआ। गवाहों को इकट्ठा किया गया। सब ने इन दोनों के गुनाह का इकरार किया। लड़की के सामने कुरान लाया गया। उसने साथ खड़ी औरत के कान में कुछ कहा। कसम वापस ले ली गई और बयान लिया गया। डरी सहमी चिड़िया में अचानक ही एतमाद आया। उसने बगौर सामने खड़े मगरूर सी शख्सियत वाले उस लड़के को देखा और नज़रें झुकाते हुए गुनाह का इकरार किया। अपने और इस लड़के के ताल्लुकात का इकरार किया। लड़के का सर झुका नहीं था और तन गया। और उसकी माँ, मोहब्बत बहार के मौसम की तरह होती है, बेकल कर देने वाली, मन आंगन में एक सरगोशी सी भर देने वाली, जिसमें नन्ही सी उदासी भरी कसक भी शामिल होती है। बिल्कुल ऐसी हालत आजकल उसकी थी। उसे मालूम नहीं था मोहब्बत क्या होती है। हाँ, मगर किसी को देखकर बेख्तियार ही दिल उसके अपना होने की गवाही दे तो मोहब्बत ही हुई ना। जब उससे कोई राब्ता ना हो, फिर भी उसकी शक्ल नज़रों से ओझल ही ना हो, तो मोहब्बत ही हुई ना। जब वो कभी आपसे हम कलाम ना हो मगर हमेशा उसकी सदाएं धड़कन की वादी में गूंजती रहें, तो मोहब्बत ही हुई ना। वो भी तस्लीम नहीं कर पा रही थी, मगर यही मोहब्बत थी जो आजकल उसके दिल पर पूरी तरह काबिज हो चुकी थी। धड़कनें उसकी थीं, इस पे महर किसी और की। दिन लंबे हो रहे थे। तभी सूरज की तमाज़त में भी अच्छा खासा इजाफा होने लगा। उसे धूप से सख्त एलर्जी थी। ज़रा देर धूप में ठहरने से चेहरे और गर्दन पे जगह जगह सुर्ख धब्बे से पड़ जाते। तभी उसकी कोशिश होती घर के काम जल्दी निपटा कर सहर आंटी के पास चली जाए। उसकी इस जल्दबाजी की एक वजह और भी थी, और वो था असलियत महसूद। उसने तेज़ी से काम निपटाए, हुलिया दुरुस्त किया। बड़ी सी चादर लेकर अच्छी तरह अपने गिर्द लपेट कर उसने सामने लगे वॉल क्लॉक पर नज़र दौड़ाई। 8:15 हो रहे थे। मतलब असलियत महसूद घर से निकलने वाला होगा। घर का दरवाज़ा अच्छी तरह बंद करके वो साथ वाले घर के गेट की तरफ भर गई। मेन गेट खुला था, जिसका मतलब था असलियत महसूद अभी घर पर ही था। उसने तेज़ी से कदम बढ़ाया। तभी घर का अंदरूनी दरवाज़ा खुला और एक हाथ से मोबाइल कान से लगाए बहुत उजलत में वो दुश्मन जहाँ बाहर आया। हमेशा की तरह उसने ब्लू जीन्स पर सफ़ेद शर्ट पहन रखी थी, उसका फेवरेट लिबास। घने बाल बार बार पेशानी पे आते और वो मुसलसल दूसरे हाथ से मोबाइल संभाले एक हाथ से उन्हें दोबारा सेट कर लेता। हमेशा की तरह उसे आता देखकर उसे महसूस हुआ था कि उसकी तरफ आ रहा था। काश कि आज वो उसका नोटिस ले ले। उसने हमेशा की तरह दुआ की। असलियत महसूद की शख्सियत में अजीब सी तमकनत थी। वो मगरूर हरगिज़ ना था। पूरे ख़ानदान में उसकी तरह हंसमुख और अच्छे अखलाक वाला लड़का नहीं था। सबका ख्याल रखना उसकी फितरत थी। किसी का भी दुख होता असलियत महसूद सबसे पहले पहुंचता। फिर भी इस कदर मेलजोल वाली आदत रखने के बावजूद उसकी शख्सियत में कुछ ऐसा था जो दूसरे को खुद ब खुद एक फ़ासला रखने पर मजबूर कर देता। काली बेहसिया चमकदार आंखें और तने तने से अबरू उसकी शख्सियत को कुछ ऐसा गरूर बख्श देते कि सामने वाला उससे मुतासिर हुए बिना न रह सकता। मगर उसकी शख्सियत का ये अंसर किसी को उसके ज़्यादा करीब भी ना आने देता। सफ़ा को भी उनके घर आते जाते 6 माह से ऊपर हो गए थे, मगर आज तक उसने असलियत से बात करने की हिम्मत न की थी। वक्त जैसे थम सा गया था। हमेशा की तरह उस पर सहर सा तारी हुआ। सांस तक साकिन होने लगी। वो कदम ब कदम करीब आ रहा था और पलके झपकाए बगैर इस देवताओं जैसी शख्सियत रखने वाले साहिर को देखे जा रही थी। महबूब के कदम धड़कन बन गए। हवा उसके बदन की महक और फिर झोंका जैसे उसे छूकर गुजर गया। वो गाड़ी में बैठ चुका था। अब उसका यहाँ ठहरना फजूल था। वो खामोशी से अंदर चली गई। सहर आंटी सब जगह देख लेने के बाद वो उनको ढूंढती पिछले लॉन की तरफ निकल आई और वो उसकी तवक्का के मुताबिक
पौधों की सफाई में लगी हुई थी। आ गई सफ़ा बेटा। उसे देखते ही नरम सी मुस्कुराहट उनके लबों को छू छू गई। आप यहाँ हैं आंटी, और मैं आपको पूरे घर में ढूंढ चुकी। वो भी मुस्कुराते हुए उनके साथ ही घास पर घुटनों के पल बैठ गई। कई दिनों से सोच रही थी कि मौसम बदल रहा है तो पौधों की तलाश खराश कर लूँ, मगर कोई ना कोई काम निकला था। आज फारिग थी तो सोचा ये काम निपटा ही लूँ, खाक हो जाना था। अरे नहीं बिटिया, मैं तुम्हारी वजह से ही कह रही थी। तुम्हारी माँ की गैर मौजूदगी में इसका अक्सर यूँ चले जाना मुझे अच्छा नहीं लगता, उन्होंने साफ गोई से कहा। सफ़ा के दिल को ढारस सी हुई। सच बताऊँ तो आंटी, जब से कॉलेज से फारिग हुई हूँ घर पे अकेले रहते हुए मुझे भी बेहद खौफ आता है। मगर सच में जब से आप लोग यहाँ आए हैं, उन्होंने उठते हुए कहा। और अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी ना कुछ आगे पीछे हैं। एक मिनट, मैं चेक करती हूँ। आई थिंक इसी में नावल में कोई थोड़ी सी मिस्टेक है। चलें आगे बढ़ते हैं। मगर सच में जब से आप लोग यहाँ आए हैं, उन्होंने उठते हुए कहा और कुर्सी पर रुमाल उठाकर हाथ साफ करने लगी। हैरत है आंटी, इतने नौकर हैं आपके, मगर फिर भी आप सारा दिन मसरूफ़ रखती हैं खुद को। वो भी उठकर उनके पास चलिए। खाली जहन शैतान का घर होता है, काम से इंसान मसरूफ़ हो जाता है, और फिर अच्छी सेहत के लिए भी ये बेहद ज़रूरी है बेटा। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। बीबी जी, वो जी आपकी कज़न आए हैं, बुला रहे हैं आपको, कह रहे हैं कोई ज़रूरी काम है। तभी सहर महमूद के चौकीदार ने इतला दी। तुम्हारी अम्मी तो स्कूल गई होंगी ना? सहर आंटी ने पुरसोच निगाहों से उसका मलीह चेहरा देखते हुए पूछा। जी आंटी, चाचा उनको बता दें कि मैं अभी ज़रूरी काम में मसरूफ़ हूँ, शाम में अम्मी आएंगी तब आ जाए। वो सर हिला गया। और सुनो खान काका, इनसे मज़ीद कोई बात ना कीजिएगा, दोबारा यहाँ पैगाम लाने की ज़रूरत नहीं। सहर ने सख्त लहजे में हदायत दी तो सर हिलाता वो वहाँ से चला गया। आई एम रियली सॉरी आंटी, आपको मेरी वजह से। वो वाकई उनकी नाराज़गी से डर गई थी। सहर आंटी को नाराज़ करना किसी तरह उसके लिए मुनासिब न था, वरना उसका बना बनाया सारा खेल बिगड़ सकता था। सब हैं, मैं खुद को बहुत महफूज समझने लगी हूँ। सहर आंटी यकीन करें, असलियत सर घर पर अक्सर नहीं होते, मगर जब वो घर पर हों फिर भी मैंने कभी इनकी नज़रों को इधर उधर भटकते महसूस नहीं किया। मेरी ज़िंदगी में कम अज़ कम वो पहले मर्द हैं जिनकी आंखों में औरत का एहतराम देखा है। वरना तो वो ज़रा सा रुकी। सहर के लोगों पे मुतमिन सी आसूदा मुस्कुराहट रक्स कर रही थी। कितनी लड़कियां आपसे दिनों दुनिया की बातों में रहनुमाई लेने आती हैं, लेकिन मजाल है जो असलियत सर किसी को नज़र भर कर देख लें। सच कहा है किसी ने कि हयादार माँ का बेटा बाहया होता है, उसे सिर्फ घर की ख़वातीन ही नहीं बल्कि दुनिया की सब औरतों की इज़्ज़त करना आता है। वो पूरे दिल से सच्चाई बयान कर रही थी और मुस्कुराहट सहर महसूद के होंठों से चिपक कर रह गई। असलियत तो मेरा फ़ख्र है बेटा, मेरी ज़िंदगी का सबब है। असलियत और उसका किरदार, इस पर तो मुझे खुद से भरकर यकीन है। वो अपने मुंह से भी कहते कि वो कोई गलत काम करके आया है तो मैं तस्लीम ना करूं, और सिर्फ यही वजह है कि मैं इतने इत्मीनान से इतने घरों की बच्चियों को कुरान और सुन्नत की तालीम देती हूँ बिना किसी खौफ और खदशे के। खुद से भरकर यकीन है मुझे असलियत पर। उनके लहजे में उनके बेटे के लिए फ़ख्र समाया था और लड़कियां भी आना शुरू हो गई थी। तभी उसने भी मज़ीद गुफ्तगू करने से गुरेज किया। सहर महमूद अपने तख्त की तरफ भर गई थी। सफ़ा, अम्मी की आवाज़ पे उसे सख्त बेजारी महसूस हुई। सारा दिन काम काज करके सिर्फ यही वक्त फारिग मिलता था जब वो अपने रिसाले पसंदीदा रिसाले पढ़ा करती, मगर अम्मी हमेशा इस वक्त भी उसे ज़रूर पुकार लेती और वो बस कुड़ के रह जाती। अम्मी ने बाबा के बाद उसे पूरे ऐशो आराम से पाला था, उसे किसी चीज़ की कमी महसूस ना होने दी। वो कभी भी उनको किसी बात पे इनकार ना करती, चाहे दिल में कितनी ही बेजार क्यों ना होती। जी अम्मी आई। अभी भी उसने रोज़ की आँख लगाई और बेजारी से दुपट्टा लेती बाहर चली आई। साहिर आया था। उसके वहाँ पहुँचते ही सवाल आया। कोफ्त दुगनी होगी जी, और फिर आपके स्कूल टाइमिंग्स में। उसने जवाब देते हुए अगले सवाल को भी मद्देनज़र रखा था, तभी जवाब लंबा था। तो क्या मेरे स्कूल टाइमिंग्स में ये तुम्हारा फ़र्ज़ नहीं कि मेहमानों को देखो? अम्मी ने तासुब से उसे देखा। बिल्कुल है, मगर मेहमान भी तो ढंग के हों अम्मी, वो लापरवाही से कहती उनके साथ ही सोफे पे ढह सी गई। बुरी बात सफ़ा, कज़न है वो तुम्हारा, फिर इसमें बुरी बात कौन सी है? पढ़ा लिखा है, बाइखलाक है। उनकी बात पे वो ज़रा सा रुख फेर के बस मुंह ही बना सकी। फिर जब वो असलियत के दरवाजे पे भी चला आया तो तुम्हें ज़रूर उसकी बात सुननी चाहिए थी। कितना बुरा महसूस हुआ होगा उसे। अम्मी की बात पे वो अंदर ही अंदर कुलस के रह गई। खबीस ने सारी मूवी सुना दी अम्मी को। वो बुड़बुड़ाई, जो कहना है साफ खो खो, मक्खियों की तरह भिन बनाओ मत। अम्मी ने फ़ौरन टोका। मैंने कुछ नहीं कहा, मगर अम्मी आप जानती हैं कि मैं सहर आंटी के घर डांस सीखने नहीं जाती, वरना ज़रूर ब्रेक लेकर उससे बात करती। मैं दीनी तालीम के लेने जाती हूँ, ऐसे में सहर आंटी के लेक्चर के दरमियान से उठकर जाना बहुत कुछ मिस कर देना था।
तभी मैं न जा सकी। उसकी बात में वज़न था। इस बार वो खामोश रही थी। सच बताऊँ तो अम्मी, दुनियावी कामों के लिए तो हमारे पास बहुत वक्त होता है। दीनी कामों के लिए जो थोड़ा सा वक्त मैं निकाल लेती हूँ, इसे क्यों ज़ाया करूँ? मुझे बेहद फ़ायदा हो रहा है और मैं किसी कीमत पर अपना नुकसान नहीं करना चाहती। उसका लहजा मुस्तहकम था। राहत खामोश हो गई। पता नहीं क्यों, मगर ये लड़की उन्हें बेहद अजीज़ लगने लगी थी। उसके जाने के बाद सारा दिन उसका मासूम और पाकीज़ा सा सरापा उनकी निगाहों में रहता। आजकल के दौर में भी वो यूं बड़ा सा दुपट्टा अपने गिर्द फैलाए रखती, जैसे किसी की नज़रें भी उसके शफाफ से सरापे से छू गई तो वो मैली हो जाएगी। बेटियों की सी उनसियत महसूस करने लगी थी वो सफ़ा से। उन्हें यूँ लग रहा था जैसे अल्लाह ने सफ़ा के रूप में उनकी बेटी की ख्वाहिश भी पूरी कर दी थी। तभी वो सब लड़कियों के चले जाने के बाद भी उसे इसरार करके तब तक अपने पास ही रोक लेती जब तक उसकी अम्मी ना आ जाती। अभी भी वो उनके कहने पर रुक गई थी। सहर नमाज़ पढ़ने गई तो वो किचन में आ गई और कुछ बाकी पड़े नाकाम निपटाने लगी। अम्मी, मेरे सर में दर्द है, प्लीज़ एक कप कड़क सी चाय बना दे। भारी मध्यम लहजे पे सफ़ा का दिल धड़क उठा। वो बुद्ध बनी वहीं खड़ी रह गई, यूं जैसे पीछे मुड़कर देखेगी तो पत्थर की हो जाएगी। उसे अपने पीछे कुर्सी घसीटने की आवाज़ सुनाई दी। मतलब वो वहाँ बैठ चुका था और फिर उंगलियां बजाने की मध्यम आवाज़ किचन में गूंजने लगी। उसने धीरे से ज़रा सा रुख फेर कर देखा। वो दाएं हाथ से कनपट्टी मसल रहा था, जबकि बाएं हाथ की उंगलियां मुसलसल टेबल पर रक्स कर रही थी, जिनकी वजह से हल्की सी थाप भी पैदा होती। उसने असलियत की गैर तवज्जोही महसूस करते हुए खामोशी से चाय के लिए पानी रखा और चाय बनाकर धीरे से कप मेज़ पर धर दिया। उसने अपनी तय पूरी कोशिश की थी कि वह उसकी तरफ मतवज्जा न होने पाए और वो चाय रख कर निकल जाए, मगर ऐसा नहीं हुआ। असलियत की नज़र कप पे पड़ते ही ऊपर उठी और ठहर गई। वो साकत खड़ी थी। ये पहली बार था जब उस शख्स ने उसकी तरफ निगाह की थी, जिसे न जाने कितने ही अरसे से वो मोहब्बत का हक सौंप चुकी थी। तभी उसे जान निकलती महसूस हुई। हुस्न तो बेशक बहुत हो सकता है, मगर ये मासूमियत, ये पाकीज़गी बिल्कुल नहीं। अब की बार असलियत की आंखों में पसंदीदगी उभरी थी। सफ़ा का दिल धड़कने लगा। वो तेज़ी से वहाँ से हट गई। सामने ही तस्बीह हाथ में लिए सहर आ रही थी। क्या हुआ सफ़ा? उसे ये बदहवास देखकर वो परेशान हो गई। कुछ नहीं आंटी, वो असल में वो बात ना बना पाई। अम्मी, असल में मुझे पता नहीं था कि ये किचन में है। मैं समझा आप हैं। मैंने आपसे चाय के लिए कहा और वहीं बैठ गया। सर में इस कदर दर्द हो रहा था कि तवज्जो ही ना कर पाया कि आपके अलावा कोई और भी हो सकता है। बस इन मोहतरमा में मुझे चाय तो दे दी बनाकर, मगर जब मैंने देखा तो ये डर कर भाग गए। कप लबों से लगाते हुए उसने बात मुकम्मल की। सहर ज़ोर से हंसी। तुम बिना सफ़ा एक तरफ तो इतनी तारीफ़ें करती हो असलियत की, और आज अगर इत्तेफाक से तुम लोगों की बात हो ही गई तो तुम यूँ घबरा रही हो। सहर की बात ने उसे शर्मिंदा कर दिया। उसने दिल से दुआ की, काश उनकी बात असलियत ने ना सुनी हो, मगर बात दुआ से पहले ही सुन ली गई थी। अल्लाह अल्लाह, सच में अम्मी मेरी तारीफ़ें? वाओ! वो चहका। सफ़ा पानी पानी होने लगी। हाँ भाई, मेरा बेटा है ही इसी लायक कि उसकी अच्छी आदत को सराहा जाए। सहर खुद से उनके बेटे को साथ लगाते हुए प्यार से बोली। हैरत है अम्मी, मुझे तो पता ही नहीं था। मुस्कुराती नज़र सफ़ा पे डाली गई। उसने जल्दी से सर पे और दुपट्टा ज़रा सा आगे कर लिया। आंटी मैं चलती हूँ, अम्मी आ गई होंगी। अरे सुनो तो। सहर उसे पुकारती रह गई, मगर वो तेज़ी से बाहर निकल गई। बहुत शरीर हो तुम, परेशान कर दिया बेचारी को। सहर मुस्कुराते हुए बोली। अच्छा, सर में दर्द क्यों है? खैरियत? अचानक ही उनको ख्याल आया। हाँ। असलियत चौंका। बिल्कुल ठीक हो अम्मी, चाय बड़ी ज़बरदस्ती, पीते ही आराम आ गया। वो चाह कर भी दिल की बात माँ को न बता सका था। चंद दिन बाद लाहौर में किसी रिश्तेदार की शादी थी और आज उसे हर हाल में अपने और अम्मी के लिए कपड़े खरीदने थे। तभी वो आज शहर आंटी के घर नहीं गई। वो सुबह से अपनी दोस्त का इंतज़ार कर रही थी ताकि वो आए तो वो बाजार जाकर अपनी ज़रूरत की तमाम चीज़ें खरीद सके, मगर 10 बज रहे थे और उसका अभी तक कहीं आता पता नहीं था। अब उसे गुस्सा आने लगा। तभी डोरबेल पे वो तकरीबन भागती हुई दरवाजे पर पहुंची और एक झटके से गेट खोल दिया। अगले ही लम्हे उसे यकीन हो गया था कि गुस्सा वाकई दोगुनी मुसीबत में गिरफ्तार कर देता है इंसान को। गेट से टेक लगाए साहर ने एक तीखी निगाह उसके हुलिये पे डाली। इतनी बेकरारी, खैरियत तो है ना? तुम तो कहती हो कि अम्मा घर पे ना हो तो किसी के लिए दरवाज़ा नहीं खोलती हो। फिर ऐसा कौन आ रहा था कि पूछे बिना ही खट से कुंडी गिरा दी? कमीनी सी मुस्कुराहट लबों पे सजाए वो खबासत से बोला। ये बात मैं तुम्हें क्यों बताऊं? उसने पल भर में अपना एतमाद बहाल किया। अभी अम्मा जिंदा है मेरा ख्याल करने के लिए, जिताता हुआ लहजा। चलो आज माफ़ किया, मगर कभी ना कभी तो बताना ही पड़ेगा। एक नंबर का ढेर था वो भी। वो अंदर आने लगा तो सफ़ा ने तेज़ी से दरवाज़ा बंद कर दिया। बताया ना कि अम्मा घर पर ना हो तो मैं किसी को घर में नहीं आने देती। साहिर से बात करते हुए दुनिया जहान की तलखी उसके लहजे में आ समाती। हाँ, तो मैं भी इसीलिए दौरा चलाता हूँ कि किसी की बुरी नज़र हमारे घर पे ना पड़े। उसके मजबूत आहनी बाजू के सामने उसकी कोशिश नाकाम ठहरी। वो अंदर आ गया। सफ़ा का दिल घोड़े की तरह सर पर दौड़ने लगा। न जाने क्यों उसे इस चचाजाद से
बे अंदाज़ा खौफ महसूस होता था। यही तो मसला है कि ये एक बुरी नज़र किसी और की बुरी नज़र से भी कहीं ज़्यादा खौफनाक है। वो बुड़बुड़ा कर रह गई, अच्छा अंदर चल, चाय बना दे, क्या यहीं से टर खाएगी? उसने अचानक ही उसका हाथ थाम लिया। सफ़ा यूँ उछली जैसे 100 वोल्ट का करंट लगा हो। खबरदार, जो आइंदा कभी ऐसी जुर्रत की हो तो। उसने यूं दुपट्टे से हाथ रगड़ा जैसे कोई अनदेखी गलाजत साफ कर रही हो। वाह जी, गुस्से में तो और प्यारी लगने लगती हो, कसम से। सफ़ा का दिल चाहा इसके मुंह पर थूक दे। तभी गेट पे आहट हुई। उसकी दोस्त सवेरा थी। कहाँ मर गई थी तुम? जल्दी नहीं आ सकती थी? सारा गुस्सा सवेरा पे निकल गया। वो बेचारी बस हूँ हाँ करती रह गई। अब बाहर निकलो ताकि मैं ताला लगा सकूं, बाकी घर वैसे भी लॉक्ड है। उसने रूखे से अंदाज में साहिर को मुखातिब किया। उसने एक तेज़ नज़र सफ़ा पे डाली। वादा रहा, सारे कसबल निकाल दूंगा, बस मौका मिलने दे। जाते जाते भी वो उसे धमकी देकर गया था। और फिर सारा दिन वो बेजार ही रही। शॉपिंग से लेकर घर के हर काम में उसने कुछ ना कुछ बिगाड़ दिया था। अम्मी बोलती रह गई, वो मगर खामोश ही रही। क्या मतलब अम्मी, मैं आपके साथ नहीं जा रही? वो शौक थी। उसे लगा जैसे उसने कुछ गलत सुना हो। कह दिया ना सफ़ा, बार बार एक बात के पीछे ना पड़ जाया कर। राहत ने उसे समझाते हुए कहा। वो लड़की उन्हें जिद करने लगी थी। मगर अम्मी, मसला क्या है? मैं क्यों नहीं जा सकती आपके साथ? फिर मैं यहाँ अकेले क्या करूँगी इतने दिन? वो खासी परेशान थी। दिन में तो खैर पहले भी वो आती थी, मगर इस तरह सारा दिन और फिर रात उसकी जान निकलने लगी। क्योंकि मैं तुम्हें हर अरे गहरे की शादी में नहीं लेकर जा सकती। उन्होंने साफ जवाब दिया। हाँ, और यूं हर अरे गहरे के साथ छोड़ सकती हैं। वो तड़पी। वो अरे गहरे नहीं, तुम्हारे अपने हैं। फिर साहिर और समन दोनों ही तुम्हारे पास होंगे, तो तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। मुझे इन दोनों पर भरोसा है, उन्होंने कतई लहजे में कहा। और रही बात साहिर की, तो वो कोई अजनबी ही नहीं है, तुम्हें पसंद करता है। अनकरीब तुम दोनों एक होने वाले हो। सो अच्छा है उसका जिक्र इज़्ज़त से किया करो। अम्मी ने जैसे उसके सर पे बम फोड़ा। मगर मुझे वो ज़रा बराबर भी पसंद नहीं, वो बेख्तियार बोली थी। राहत ने एक कड़ी निगाह की थी। मुझे तुम्हारी पसंद नापसंद से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हारे लिए वो सब करने का इख्तियार रखती हूँ जो मुझे बेहतर लगे। वो बेबसी से लब काटने लगी। इसे तो फ़र्क पड़ेगा ना मेरी पसंद नापसंद से? वो कुछ सोचते हुए बोली। इस बात की भिनक भी पड़ी ना उसे, तो देखना मैं हशर कर दूंगी तुम्हारा। अब की बार उन्होंने गुस्से में कहा। मगर अम्मी, मेरी ज़िंदगी है ये कहाँ का इंसाफ है कि इतना बड़ा फ़ैसला मेरी मर्ज़ी के बगैर किया जाए? वो मुंह बसोड़ने लगी। सफ़ा, उसकी तवक्का के ऐन मुताबिक वो उसे रोता देख फ़ौरन नरम पड़ गई। तुम जानती हो बेटा, तुम्हारे बाप के बाद मैंने कितनी मुश्किलों से तुम्हारी परवरिश की है। ये ठीक है कि तुम्हारी मर्ज़ी ज़रूरी है, मगर बाज़ फ़ैसले माँ बाप ही कर लें तो बेहतर होते हैं। मगर अम्मी, उन्होंने कभी हमारा कब साथ दिया? अब जब हमारे हालात कुछ बेहतर हुए तो आगे हैं प्यार जिताने। वो भी आज सारे हर्ज बे आजमाना चाहती थी। अब तो आगे ना, बस मेरे लिए काफ़ी है। फिर वो तुम्हारा अपना खून है, मारेंगे भी तो छाँव में रख के। राहत की बात सुनकर उसका मुंह खुले का खुला रह गया। अल्लाह अल्लाह, मैं इस कदर ज़्यादती। वो सदमे के मारे बोल ही ना पाई। सफ़ा, अब एक दो लगा दूंगी तुम्हें, दिमाग ख़राब मत करो मेरा। जाओ जाकर काम करो, मैंने पर्चे भी चेक करने हैं अभी। उन्होंने गोया बात ही ख़त्म कर दी और वो उदासी सी वहाँ से पलट आई थी। असियत के ऑफिस के कुछ और लोग आ रहे हैं खाने पे, तुम आज शाम मेरी मदद करने आ सकोगी? वो भी दूसरी लड़कियों के साथ निकलने लगी थी कि सहर ने उसे रोक दिया। जी ज़रूर आंटी, अम्मी आ जाए, मैं उनको खाना देकर फ़ौरन आ जाऊँगी। उसने ताबेदारी से जवाब दिया। 2-3 डिशेस तो लाजमी बनाना पड़ेंगे, जल्दी आ जाना। हाँ, मैं असलियत से मेन्यू बनवा लूँगी। उन्होंने हदायत की तो वो सर हिलाती बाहर निकल गई। वादे के मुताबिक राहत को खाना देकर वो उनकी इजाज़त से फ़ौरन वहाँ चली आई थी। शहर की तवक्का के मुताबिक असलियत ने 2-3 मेन आइटम के साथ स्वीट डिश भी रखी थी। वो आते ही काम में जुट गई। असलियत शाम होने तक घर नहीं आया था। उसे एक तरह से ये गनीमत ही लगा। उसने तेज़ी से सारे काम शाम से पहले ही निपटा लिए। आज तो पड़ोसी खाने की खुशबू महसूस करके हमारे घर में डिनर करने आ जाएंगे। बेहतरीन खुशबू महसूस करते हुए वो तारीफ़ी अंदाज में कहता किचन के अंदर आया था। डिनर के लिए बर्तन निकालती सफ़ा घबरा के उठ खड़ी हुई। ओ सॉरी आप, मैं समझा अम्मी है। उसकी घबराहट महसूस करके वो शर्मिंदा सा हो गया। आ गए असलियत? तभी सहर भी अंदर आ गई। नहीं अम्मी, अभी रास्ते में हूँ, वो दाई आंख दबाता शरारत से बोला तो उन्होंने प्यार से उसके सर पर चपत लगाई। शरीर, आंटी सब तैयार है, मैं चलूँ? अम्मी इंतज़ार कर रही होंगी। उसे फ़ौरन जाने का ख्याल आया। असलियत ने आगे बढ़कर फिर से पानी लिया और गिलास में उंडेलने लगा। कितना बेपरवाह है ये शख्स, उसे दुख हुआ। उस दिन के बाद वो खुद भी उससे छुपती फिरती थी। मगर ये भी सच था, इस इत्तफाकी मुलाकात के बाद असलियत ने उसकी तरफ बढ़ने की कोई कोशिश न की थी। हाँ बेटा, मगर ये सब सर्व करने में तो मेरी मदद करती जाओ। वो उसे मज़ीद रोकना चाहती थी। काका है ना अम्मी, अच्छा नहीं लगेगा यूं गैर मर्दों के आगे खामखा इनका आना। मैं समझा दूंगा काका को।
और फिक्र ना करें, जाने दें इन्हें। मोबाइल पे किसी के पैगाम चेक करता, आराम से माँ को मुखातिब करता। वो बिल्कुल उसके पास से गुजरा था और वो फिर से बुत बनी खड़ी रह गई। वो बेनियाज था। ये बेनियाजी, ये शान, ये गुरूर उसे जेब भी तो देता था। वो उदास हो गई। शहजादे जब नसीब में नहीं होते तो मिला क्यों करते हैं। आज की रात बेड पर लेटते ही उसने ये सोचा और फिर सारी रात उस बात का जवाब ढूंढती रही। सारी बहस बेकार गई थी। अम्मी अकेली ही गई थी और सोने पे सुहागा साहिर और सामन को उसके पास छोड़ गई। और अब वो बेतरहा उदास हो रही थी। उसने सारा दिन तकरीबन सहर आंटी के घर में ही गुजारा था। ज़िंदगी बिल्कुल गिरगिट की तरह होती है। हर बार नया रंग नया रूप लेकर हमारे सामने आ जाती है। रोज़ नया इम्तिहान और नए पर्चे थमा देती है हमारे हाथ में। नतीजा अलबत्ता गैर यकीनी होता है। या तो ज़िंदगी में ही या फिर ज़िंदगी के बाद असल ज़िंदगी के हाथ आने पर। कामयाब लोग वही होते हैं जो ज़िंदगी को उसके हर एक रूप, हर नए इम्तिहान के साथ कबूल करते हैं। उन्होंने लेक्चर ख़त्म कर दिया। वो भी दूसरी लड़कियों के साथ बाहर निकल आई। लगता है बहुत दिल लग गया है तुम्हारा सहर आंटी के घर में। अंदर दाखिल होते ही सामना उससे हुआ, जिसकी शक्ल तक देखने की वो रवादार न थी। तुमसे मतलब? खुरदरा सा लहजा, साफ जवाब। हर वक्त मतलब ना पूछा करो। बहुत जल्द मेरी पनाहों में आने वाली हो। ऐसा ना हो सारे मतलब समझा दूँ, टूट फूट जाओगी। उसकी नाजुक सी मरमरी कलाई पकड़ कर वो गुस्से से बोला, मैंने तुम्हें वार्न किया था साहिर, मुझे आइंदा हाथ लगाने की कोशिश मत करना। उसने झटके से अपना हाथ चुराते हुए कहा। गराहट सी थी उसके लहजे में। शेरनी है कसम से, तभी तो मरता हूँ तुझ पे पूरी जान से। बस ये अम्मा वाला कांटा ना होता तो कब का तुझे अपना चुका होता। वो गलीज सा मुस्कुराया। अम्मी के सामने तो बड़ी शहद टिपकाती हैं चची। ये बात ज़रा अम्मी को बता कर देखो, तब मानो। वो गुस्से से लब कुचलने लगी। पागल कुत्ते ने काटा है मुझे क्या? वो हंसा। तो क्या इतना बेवकूफ़ समझती है मुझे? तेरा हाथ ऐसे नहीं छोड़ने वाला। बड़े हिसाब निकलते हैं तेरी तरफ, एक एक करके चुकाऊंगा, बस मौका मिल जाए कभी। आगे ये तेरी किस्मत, शादी के बाद या। वो किस कदर घटिया था इसका अंदाज़ा उसे बाहर तौर पे आज हो रहा था। मौसम बड़ा गर्म हो रहा है, पर तुम आज कमरे में ही सोना, ठीक से दरवाजे शरवाजे बंद करके। हालात ख़राब है ना। दांतों में नाखून मारता खबीस सी हंसी हंसता वो अंदर चला गया और वो शल सा वजूद लिए वहीं खड़ी रह गई। उसे आज पहली मर्तबा अपनी माँ पर शदीद गुस्सा आ रहा था। माएँ तो बेटियों की शक्ल देखकर उनका दर्द परेशानी समझ जाती हैं। बेटियों के गिर्द मंडलाते खतरात को महसूस करके किसी भूखी शेरनी की तरह उनको ताड़ने वालों पे पिल पड़ती हैं। और एक उसकी अम्मी थी कि उसके कहने के बावजूद उसी शिकरे को उसका मुहाफिज बना गई थी, जो जाने कब से उसकी घात लगाए बैठा था। शाम के ढलते सावे ने उसकी परेशानी भी बढ़ा दी थी। समन उसके लाख कहने के बावजूद भी उसके साथ सोने पर राजी न हुई थी। वो बार बार उसकी मिन्नतें करती और समन के बार बार इनकार पर साहिर एक शैतानी मुस्कुराहट उसकी तरफ उछाल देता। बिलाहिर उसने इन दोनों पे ही फिटकार भेजकर ऊपर आने में ही आफियत समझी थी। उसने सब खिड़कियां दरवाजे अच्छी तरह बंद किए, बार बार लॉक चेक किए। दरवाजे अच्छी तरह लॉक थे। सिर्फ टेरेस की तरफ वाली एक खिड़की उसने खुली छोड़ दी, क्योंकि इस तरफ से उसे साहिर के आने की ज़रा बराबर भी उम्मीद न थी। उनकी टेरेस और असैयद महमूद के घर की टेरेस की ग्रिल्स बिल्कुल जुड़ी थी। तभी इस तरफ से वो मुतमईन थी कि वो कमरा असैयद के इस्तेमाल में रहता था। तभी अगर वो आता भी तो वो आसानी से चीखें मारकर कम से कम साथ पले घर के लोगों को मदद के लिए बुला सकती थी। हर तरफ से बेफिक्र होने के बाद उसे नींद बहुत देर से आई थी। लैपटॉप पे काम करते करते उसे पता ही ना चला कब आंख लग गई। वो वहीं राइटिंग टेबल पे ही दोनों हाथों पे सर रखकर शायद सारी रात की नींद पूरी कर लेता कि अजीब से शोर से किसी पहर उसकी आंख खुल गई। यूँ लगा जैसे किसी ने कोई चीज़ ज़ोर से ज़मीन पे दे मारी थी। कमरे की खिड़की खुली थी, तभी आवाज़ बहुत तेज़ थी। हर रात तो वो खिड़की बंद करके एसी ऑन करके ही सोता था, मगर आज न जाने कैसे उसकी आंख लग गई। बैठे बैठे सोते रहने से उसकी गर्दन में दर्द होने लगा। गर्दन को सहलाता हुआ वो उठकर खिड़की के पास आया। बाहर अंधेरा था। वो मुतमिन होकर खिड़की बंद करने लगा। उसने एक पट बंद किया था कि खराक से कोई चीज़ फिर गिरी। इस दफ़ा आवाज़ बेहद वाज़ेह थी। टेरेस के उस तरफ लाजमी कुछ गड़बड़ थी, जिसे इस बार वो चाहकर भी नज़रअंदाज न कर पाया था। तेज़ी से बाहर आकर उसने लाइट्स ऑन कर दी और झमाके से ना सिर्फ इस तरफ बल्कि उस तरफ का मंजर भी वाज़ेह हो गया। वो शॉक रह गया था। रात के न जाने किस पहर हल्के से खटके से उसकी आंख खुली। दिल इस कदर ज़ोर से धड़का कि उसे लगा बस मौत अभी उस पर हावी हो जाएगी। नींद की वजह से गायब होने वाला डर पूरी कुव्वत से दोबारा जगा था। कहीं साहिर तो टेरेस की तरफ से आने की कोशिश नहीं कर रहा। खौफ ज़ुबान पे आया। वो फ़ौरन ही उठकर बेड से नीचे उतरी और अगले ही लम्हे साकित रह गई। हाथ पाँव ज़ुबान जैसे सारा वजूद शल हो गया। वो आराम से उसके सोफे पर पाँव फैलाए बैठा था। मुना चीख सकी ना बोल सकी। कहा था ना कि अच्छी तरह दरवाजे बंद करके सोना। जीरो बल्ब की मध्यम सी रोशनी में भी वो उसके चेहरे पे मचलती शैतानियत वाज़े तौर पे देख सकती थी। और फिर उसने फुर्ती दिखाई। तेज़ी से उठकर टेरेस का दरवाज़ा खोलने में वो कामयाब हो गई।
मगर साहर भी तब तक उसके करीब आ चुका था। टेरेस पर अंधेरा था, हालांकि वो बल्ब जलाकर सोई थी। साहर ने शायद मुकम्मल इंतजाम कर रखा था। उसके हाथ की मजबूत गिरफ्त ने उसे चीखने चिल्लाने के काबिल न छोड़ा, लेकिन वो भी पूरी कुव्वत से बाहर की तरफ खुद को घसीट रही थी। हम इतनी जल्दी हारते नहीं जितनी जल्दी हार मान लेते हैं। सहर आंटी की कही हुई बात उसे याद आई और उसने अज़म कर लिया कि उसे हार नहीं माननी थी, लड़ना था। आगे उसका मुकद्दर कि अल्लाह उसकी मदद कर देता और वो इस शिकरे के हाथों से खुद को तबाह होने से बचा लेती। तभी उसकी नज़र दरवाजे के साथ पड़े शीशे के बड़े से फिश बाउल पर पड़ी। उसने फुर्ती से इस बाउल को अपनी तरफ खींचा। बाउल सीधा साहिर के पाँव पे गिरा था। ठीक ठाक ज़रब लगी उसे और सफ़ा दोबारा दरवाजे तक पहुंचने में कामयाब हो गई। साहिर ने आगे बढ़कर जीरो का बल्ब भी ऑफ कर दिया। इस तरह वो उसे आसानी से काबू कर सकता था और वो राह फरार ढूंढने में भी नाकाम रहती। वो दरवाजे से बाहर निकल आई थी, मगर इससे पहले कि पूरी कुव्वत से चीखती, साहिर के मजबूत बाजुओं ने उसे फिर से जकड़ लिया। वो फड़फड़ा के रह गई। वो उसे पूरी तरह खुद से लगाए अंदर की तरफ घसीटने लगा। उसे लगा उसकी हड्डियां टूटने लगी थीं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए वो दिल ही दिल में जितनी भी दुआएं याद थी पड़ने लगी। तभी खुद को छुड़ाने की कोशिश में उसका पाँव पास पड़े गमले के छोटे से स्टैंड पे पड़ा और ज़ोरदार आवाज़ पैदा करते हुए वो गिर पड़ा। गमले टूटने की आवाज़ काफ़ी तेज़ थी। साहिर घबरा गया और मज़ीद तेज़ी से उसे घसीटने लगा। तभी रोशनी सी फैली। उसका हाथ ज़रा सा ढीला हुआ और यही वक्त काफ़ी था सफ़ा के लिए। वो बुरी तरह चिल्लाने लगी, ये क्या हो रहा है? असलियत शायद समझ नहीं पाया था। वो ग्रिल के करीब चला आकर चिल्लाया। साहिर की ग्रिप ढीली पड़ी। वो तेज़ी से उसके हाथों से निकलती हुई ग्रिल फलांग गई और असलियत के पीछे जाप छुपी। साहिर ने भी उसकी तकलीफ की। मेरी कज़न है वो, तुम इस मामले में ना ही पड़ो तो बेहतर है। उंगली से उसे मतनब्बा करता वो सफ़ा की तरफ लपका, मगर इससे पहले कि वो सफ़ा को पकड़ने में कामयाब होता, असलियत ने उसे ज़बरदस्त मौका जड़ दिया था। साहर ने एक लम्हे को हैरत भरी निगाह की और अगले ही लम्हे वो भी असलियत पे पिल पड़ा। शोर सुनकर आसपास की टेरेस भी रोशन होने लगी। समन भी शोर सुनकर ऊपर आ गई, मगर कमरा लॉक होने की वजह से वो बस दरवाज़ा ही बजाती रही। सहर महसूस हैरान परेशान शोर सुनकर वहाँ पहुंची तो सामने का मंजर देखकर दम बहुत रह गई। ये क्या हो रहा है यहाँ? उनकी तेज़ आवाज़ पे वो दोनों ही ठटक के रुके थे। अम्मी, ये हसीयत बोलने लगा कि साहिर ने टोक दिया। ये क्या बताएगा आंटी? मैं बताता हूँ। रंगे हाथों पकड़ा है मैंने इन दोनों को। और ये बेगैरत सहर का सर चकरा गया। उन्होंने दीवार का सहारा लिया। जलील इंसान। हसीयत ने फ़ौरन उसका गिरेबान पकड़ लिया। जलील तो तुम हो। अरे खुदा की पनाह, इस्लाम की बातें सिखाने लड़कियों को घर बुलाकर उन पे जाल डालते हो। वो ज़मीन पे थूकते हुए बोला। आवाज़ इस कदर ऊंची थी कि आसपास खड़े लोग तमाम लोग बखूबी सुन सकें। वो सब कानों को हाथ लगाने लगे और सहर उनका दिमाग माफ होता जा रहा था। सहमी कामती शर्मिंदा सी अपना वजूद ढांपती। सफ़ा चाह कर भी उनके नरमो मेहरबान वजूद से ना लिपट सकी। उसने तो सोचा भी ना था कि उसकी इज़्ज़त बचाते बचाते इतने शरीफ लोगों की इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ जाएंगी। उसे मालूम था कि अब उसका बोलना उसका चीखना सब बेकार था। वो असलियत के टेरेस पे थी और ये असलियत के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत था। उसकी आंखों से बहते आंसू सारा मंजिल धुंधलाने लगे। हमारे माशरे का सबसे बड़ा अलमिया यही है कि जब कोई अच्छी बात हो, किसी में कोई अच्छाई होगी तो उसे सिर्फ अच्छी किस्मत जानकर कहकर छुपाने और दबाने की कोशिश की जाती है। मगर कहीं किसी की कोई बुराई पता चल जाए तो पूरी तरह तस्दीक न होने के बावजूद वो किस्सा ज़माने खासो आम पे होता है। जंगल की आग की तरह फैल जाती है बात। पूरी कॉलोनी ने बच्चियों को सहर मसूद के घर आने जाने से मना किया था। उनकी तमाम तरनीकियों को रद्द करके इस गलती को सही मानकर उन्हें सज़ा सुना दी गई, जिसके बारे में कोई भी ठीक से ना जानता था। सिर्फ अल्लाह उनकी सच्चाई जानता था। मगर यहाँ सिर्फ उसी पे आंखें बंद करके यकीन किया जाता है जो ज़ाहिर होता है। समन ने राहत को फ़ोन करके सारी बात बताने में ज़रा भी शर्म महसूस न की। वो मरा मरा वजूद लिए चेहरा छुपाए घर में आई थी इस बार। चाची देख लें कैसा मुंह काला किया है सारी बरादरी में तेरी लाडली ने। चल वजूद लिए वो सोफे पर ढहसी गई। जब साहिर ने आकर उनको एक और कोड़ा दे मारा, उन्हें रूह तक छलनी होती महसूस हुई। सारा मोहल्ला थू थू कर रहा है चाची। ये तो शुक्र है कि खटका सुनकर मैं ऊपर चला गया और मौके पे सब कुछ संभाल लिया, वरना वो बोले चला जा रहा था कि राहत ने टोक दिया। सफ़ा कहाँ है? उन्हें खुद अपनी आवाज़ किसी खाई से आती महसूस हुई। कहाँ होगी? खुद से नज़रें मिलाने तक के काबिल नहीं छोड़ा उसने। आपके कमरे में खुद को बंद कर रखा है। मुंह बनाते हुए उसने जवाब दिया। ठीक है, तुम लोग जाओ अब। वो शायद अब बेटी से अकेले में बात करना चाहती थी। ज़िंदगी में पहली बार उन्होंने साहर से रुखाई से बात की। वो हनुमानों की तरह उनकी तरफ देखने लगा। क्या मतलब चाची? मैं कहाँ जाऊँ? इतवार को जिरगा है हमारी तरफ से और तो कोई मर्द है नहीं। मैं ही जाऊँगा जिरगा। उनका दिल कांप उठा। हाँ चाची, सफ़ा मेरी इज़्ज़त है, हमेशा उसे चाहा है, मगर इसका मतलब नहीं कि उसके साथ साथ मैं असलियत को भी माफ़ कर दूँ। जुर्माना तो वसूल करके ही रहूँगा, मगर इसकी क्या ज़रूरत थी? इज़्ज़त तो और ज़्यादा ख़राब होगी इससे। इस तरह तो बात गांव वालों के सामने भी खुल जाएगी। शदीद कर्ब था जो उनके लहजे में बोल रहा था। इज़्ज़त बची कौन सी है चाची?
वो मूंछों को ताव देते हुए बोला। वो उठ खड़ी हुई, कमरे की तरफ बढ़ते कदम सो मन बजनी हो रहे थे, मगर वो दूध गर्म करके कमरे में आई तो वो हमेशा की तरह अपनी कुर्सी पर बैठा लैपटॉप में मसरूफ़ था। वो बेहद मुज़महिल नज़र आ रहा था। उसकी अंदरूनी टूट फूट का अंदाज़ा उसकी ज़ाहिरी शख्सियत से वो बखूबी लगा सकती थी। इन चंद दिनों में ही वो बिल्कुल बुझ सा गया था। हल्की हल्की भरी शेव उसे मज़ीद परेशान ज़ाहिर करती थी। उन्होंने गिलास मेज़ पर रखा तो वो चौंक पड़ा। असलियत कोई तुम्हारा यकीन करे ना करे बेटा, मुझे तुम पर यकीन है। उन्होंने नरमी से उसके बालों में हाथ फेरा। मुझे अपनी फ़िक्र नहीं है अम्मी, मैं फिर भी मर्द हूँ। मर्द हमारे माशरे में चाहे कुछ भी करे, लोग उंगली उठाने से डरते हैं। मगर सफ़ा, वो रुका था। सफ़ा के साथ बहुत बुरा हुआ अम्मी। वो कितनी मासूम और पाकीज़ा सी थी। इतनी जिल्लत, इतनी बदनामी। सहर महसूद ने उसकी आंखों के कोने भीगते महसूस किए। एक लड़की की सबसे बड़ी मता उसकी इज़्ज़त ही होती है अम्मी, और एक बार इस मता को खो दे तो वो बेवकूफ़ हो जाती है। हम जानते हैं असलियत कि वो बेगुनाह है। अम्मी ने उसके घने बालों में उंगलियां फेरी। उसे सुकून सा मिला। दुनिया नहीं मानती अम्मी, ना ही मानेगी। मैंने देखा है बाबा की तरह किस तरह आपने मेरी बाबा के बाद किस तरह आपने मेरी परवरिश की और दुनिया की हवस भरी निगाहों की तपिश से अपने दामन को महफूज रखा। लेकिन सफ़ा, उसका मामला अलग है अम्मी। वो तो घर के शैतान की वजह से जिल्लत का शिकार बनी है। वो बेहद दुखी था। सहर जानती थी अपने बेटे को। दूसरों की परेशानी पे वो ऐसे ही तरफ उठता था। जिरगा है ना परसों, देखो क्या फ़ैसला सुनाते हैं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अम्मी ने उसे ढारस दी। यही बात तो परेशान कर रही है मुझे अम्मी। यहाँ सारी बरादरी इन्हीं लोगों की है। हमारी तरफ से बस मामू ही होंगे। ऐसे में क्या आपको लगता है कि कोई हमारी बात सुनेगा? फिर मोहल्ले वालों का रवैया आपके सामने है। साफ ज़ाहिर है कि हर एक की गवाही हमारे खिलाफ ही जाएगी। ऐसे में मैं तो पैसे देकर जान चुरा लूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा चंद लाख रुपए का जुर्माना ही लगेगा। मगर सफ़ा सारी उम्र के लिए जिल्लत अपनी पेशानी पे कंधा करवा लेगी। कौन को बोलेगा उसे? इतनी अच्छी लड़की के साथ ऐसा क्यों हुआ अम्मी? वो बस उसे देख कर रह गईं, कुछ बोल ही ना पाई। जवाब तो खुद उनके पास भी ना था। सफ़ा तीसरी दस्तक पे जब माँ की बिजी बिजी आवाज़ भी उसे सुनाई दी तो उसने भाग कर दरवाज़ा खोला। माँ का शफीक वजूद सामने पाते ही वो उनसे लिपट कर फूट फूट कर रो दी। वो उसे साथ लगाए अंदर आई, फिर उसे खुद से दूर करते हुए दरवाजे की कुंडी चढ़ा दी। उसे हाथ से पकड़कर झटके से बेड पर गिराया। खुद भी उसके करीब बैठ गई। अल्लाह पूछे तुमसे सफ़ा, तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अल्फाज थे या जहर में बुझे तीर। उसे सारे वजूद में जहर फैलता महसूस हुआ। उसके एक एक उज़्व ने तड़प के चीख मारी और कई टुकड़ों में बट गया। वो जानती थी वो बेलबास हो चुकी थी। इज़्ज़त पे दाग पड़ जाए तो इंसान यूं ही तो हो जाता है, बेलबास बरहना। लेकिन उसे पूरा यकीन था जब माँ आएगी तो पूरे यकीन से उसे गले लगाएगी और अपने नरम दिलासों भरे लफ्ज़ों से उसकी रूह को पैराहन बख्शेगी। मगर उन्होंने उन्होंने तो उसकी बरहना रूह को तमाचा दे मारा था। मौत वाकई डरने की चीज़ नहीं है। डरने की चीज़ तो ज़िंदगी है। काश ये ज़िंदगी अभी ख़त्म हो जाए। रेज़ा रेज़ा होती रूह बिलबिलाई थी। मेरे पास और था भी क्या सफ़ा? क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? क्यों? दोनों कांधों से पकड़कर उन्होंने बुत को झंझोड़ के रख दिया। बुत की बस सिर्फ आंखें चलकी थीं। उसके साकित वजूद ने और कोई हरकत न की। बुत भी रोते हैं? उसे आज पता चला कि मौत की सर्दी क्या होती है। जब वो शख्स ही आपका एतबार खो दे, जो आपके जिस्म आपकी रूह का एक ही हिस्सा हो, तो एहसासात ऐसे ही सर्द सी मौत मर जाते हैं। यही कुछ हुआ था अभी सफ़ा के साथ। मौत की सी सर्दी उसकी रूह तक में सरायत कर गई। कितनी मुश्किल से मैंने ये इज़्ज़त बनाई थी, ये मकाम हासिल किया, मगर तुमने सब एक झटके से ख़त्म कर दिया। कोई खंजर जैसे उसके दिल में पवस्त हुआ। उसे बेतरह तकलीफ़ महसूस हुई। मुझे तो तुम पर इतना एतबार था कि जब समन ने मुझे बताया तो मुझे यकीन ही ना आया। उसने नज़रें उठाकर माँ की तरफ देखा, मगर सिर्फ धुंधला आग से नजर आया। क्या साहिर को देखकर घबरा जाने वाली मेरी माँ मेरी सफ़ा और किसी बिल्कुल अनजान लड़के से? माँ के बारे में जो कुछ पढ़ा था, जो कुछ सोचा था, उसने आज उसे सब गलत लगा। माएँ बेटियों के दुख जान लेती हैं। कैसी होती हैं वो माएँ? गम की इस हालत में भी उसे रश्क आने लगा ऐसी लड़कियों पर जिनकी माएँ उनको समझती हैं। अब परसों जिरगा है। उन्होंने लंबी सांस खींचकर खुद को संभाला था। साहिर अब भी तुम्हें अपनाने पे तैयार है। तुम बस जिरगे में ये बयान दे देना कि असलियत ने सहर के साथ मिलकर तुम्हें वरगलाया और अपने जाल में फंसा लिया। इस तरह कम से कम कुछ तो फ़ायदा मिलेगा तुम्हें। ज़्यादा रुसवाई उन्हीं के हिस्से में आएगी। उनका लहजा ऐसा था जैसे वो अपनी किसी शागिर्द को सबक समझा रही हूँ। किसी बेगुनाह पे तोहमत लगाने का अंजाम जानती हैं अम्मी? न जाने कहाँ से उसमें इतनी हिम्मत आ गई, मगर वो खुद भी जानती थी कि ये हिम्मत असलियत और सहर आंटी का नाम सुनकर ही उसमें पैदा हुई थी। राहत ने एक तेज़ नज़र उस पर डाली। तोहमत तब होती है जब कोई आप पर इल्ज़ाम लगाए, किसी को पता ना हो। यहाँ सारा मोहल्ला गवाह है। अब क्यों खुलवाती हो मेरी ज़ुबान? उन्होंने एक हाथ से उसके चेहरे को पकड़ा और उसके दोनों गालों को ज़ोर से भींचा था, मगर उसे तकलीफ़ न हुई। रूह के ज़ख्म इस कदर गहरे थे कि जिस्मानी ज़ख्मों की कोई अहमियत ही न रही।
سب سے بڑا گواہ اللہ ہے امی، اور اسے نہ دیکھنے کی ضرورت نہ سننے کی، وہ سب جانتا ہے۔ راحت کو حیرت ہوئی تھی کہ وہ کس قدر دلیری سے بات کر رہی تھی۔ جب بات اسید اور اس کی ماں پہ آئی تھی، انہوں نے پوری طرح سے ان کی بیٹی کو اپنے جال میں پھانسا تھا۔ اللہ کے فیصلوں کا آخرت تک انتظار کون کرتا ہے؟ یہیں اس دنیا میں ہی لوگ گواہ ہوتے ہیں، ثبوت دیتے ہیں، گواہی دیتے ہیں، سزا اور جزا کا فیصلہ سناتے ہیں۔ کبھی کبھی اللہ پاک اسی دنیا میں بھی فیصلہ سنا دیتے ہیں امی، کیونکہ یہ ضروری ہوتا ہے۔ نیک لوگوں کی آہ میں بہت اثر ہوتا ہے۔ کاش کہ پھر کچھ ایسا ہو جائے صفا کہ میں تمہارا یقین کر سکوں، تمہارے ہاتھوں مٹی میں ملا میرا اجلا دامن پھر سے شفاف ہو سکے۔ انہوں نے دعا کی تھی۔ صفا کی آنکھوں سے بہتے آنسو مزید تیز ہوئے۔ پھر بھی یہ جرگہ تو بھگتنا ہی ہے، جو میں نے کہا ہے وہی کرنا۔ اس طرح اسید اور اس کی ماں کو جرمانے کی اچھی خاصی رقم دینی پڑے گی، یہ ایک بہت اچھا سبق ہوگا ان ماں بیٹے کے لیے۔ انہوں نے بات ختم کر دی، وہ بھی بس انہیں دیکھ کے رہ گئی۔ اور ہاں، جاتے جاتے مرضی، پرسوں جرگے کے فوراً بعد میں ہی تمہارا نکاح ساحر سے کروا دوں گی۔ اب زیادہ دیر میں تمہارا بوجھ اپنے کمزور کندھوں پہ نہیں سہار سکتی۔ وہ چلی گئیں اور صفا پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ کئی دن کی ٹینشن اور صحیح طرح سے نیند نہ پوری ہونے کی وجہ سے اس کی طبیعت بے حد بوجھل تھی۔ رات کے 12 بج رہے تھے مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ سر میں بھی شدید درد تھا، کروٹ پہ کروٹ بدلتے بدن بھی جیسے ٹوٹنے لگا۔ تنگ آ کر اس نے تکیہ دور اچھال دیا اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ تبھی سرہانے رکھی ننھی سی چیز چمکی۔ اس نے دیکھا موبائل فون وائبریٹ کر رہا تھا، اسکرین پر سحر آنٹی کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ اسے شدید حیرت ہوئی تھی۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے کال ریسیو کر لی۔ صفا نرم و ملائم شفیق لہجے نے اسے بالکل اسی طرح پکارا جو اس کا خاصا تھا۔ وہ بھی کرنے لگی۔ سحر نے شاید اس کی سسکی سن لی تھی۔ مجھے تم دونوں پر کامل یقین ہے بیٹا، جو کچھ بھی ہوا اچھا نہیں ہوا، مگر پتہ ہے کیا، اتنا برا بھی نہیں ہوا، کیونکہ نہ صرف میرے لیے بلکہ اسید کے لیے ہماری عزت سے زیادہ تمہاری عزت معنی رکھتی ہے۔ اس کے دل نے ایک دھڑکن مس کی، آنسوؤں میں اور تیزی آ گئی۔ محبتوں سے گندے ان غیروں نے اس کا یقین کیا تھا، وہ بھی تو ماں تھی، اپنے بیٹے پہ شک کر سکتی تھی، مگر انہوں نے تو اس لڑکی کا بھی یقین کیا جو ان کی اولاد نہ تھی، لیکن جسے انہوں نے اپنی اولاد کی طرح ہی مانا تھا۔ میرا کیا ہے، اتنی عمر کٹ گئی، تھوڑی سی باقی ہے، یہ بھی کٹ جائے گی۔ اسید کا بھی مسئلہ نہیں، وہ مرد ہے اور مرد کے لیے ہمارے معاشرے میں سب جائز ہے، لیکن وہ کچھ دیر رکی اور اسے یہ چند گھڑیاں جیسے صدیوں پہ محیط لگی۔ مسئلہ تمہارا ہے صفا، تمہاری عزت پہ جو داغ لگا وہ کبھی نہیں مٹ سکے گا اگر وقت پر نہ دھویا گیا۔ کافی دیر بعد انہوں نے کہا، عزت پہ لگا داغ کیا دھل سکتا ہے سحر آنٹی؟ اس کے لہجے میں نمی تھی۔ عزت و ذلت دینے والی صرف اللہ کی ذات ہے بیٹا، اسے ہی فیصلہ کرنا زیب دیتا ہے، ہم تو خاکی بندے ہیں، اس کے فیصلوں پہ چاہے روئیں چاہے مسکرائیں، قبول کرنے کے علاوہ ہمارا کوئی اختیار نہیں۔ اور اگر تم ایک پل کے لیے بھی ساری پریشانی بھول کر سوچو تو تم اس رب کے آگے سربسجود ہو جاؤ، اس نے تمہاری عزت پہ داغ نہیں لگنے دیا، حالات کچھ بھی بنے ہوں اور فائدہ کسی نے بھی اٹھایا ہو، اب یہ سب عارضی ہے۔ سچائی کس قدر بھی کمزور دکھائی دے، یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ ہارتی کبھی نہیں، ایک نہ ایک دن جیت سچائی کی ہی ہوتی ہے۔ تمہیں بس صبر کر کے اس وقت کا انتظار کرنا ہوگا۔ صفا کس قدر شفیق تھی وہ، صفا کا دل چاہا کہ بھاگ جائے اور ان کی نرم سی شخصیت میں پناہ لے لے۔ میرے لیے تو شاید ساری عمر یہ داغ مٹانا اب ناممکن ہو آنٹی، بلکہ قدرت کا فیصلہ تو دیکھیں کہ جس شخص نے میری عزت پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی اسے ہی میرا مسیحا مان کر ساری عمر کے لیے اس کا احسان مند بنایا جا رہا ہے۔ وہ پھر سے سسکنے لگی۔ کیا مطلب صفا، مجھے پوری بات بتاؤ۔ نہ جانے کیوں ان کے دل نے کچھ غلط ہونے کا الارم دیا۔ صفا نے ان کی تسلی دینے پہ راحت کی جرگے اور ساحر سے شادی کے متعلق تمام بات ان کو بتا دی۔ تمہاری امی نے ساحر کی بات مان لی؟ وہ واقعی حیران تھی۔ شکر خدا کا میں نے ان سے کوئی بات نہ کی، میں تو سمجھی وہ ضرور تمہارا یقین کریں گی، ایک بیٹی کو بھلا اس کی ماں سے زیادہ کون جان سکتا ہے۔ ان کے لہجے میں دکھ تھا۔ آنٹی شاید میری عزت پہ لگا یہ عارضی داغ کبھی بھی صاف نہ ہو پائے، کیونکہ میرے خلاف سب سے بڑی گواہی میری ماں کا مجھ پہ یقین نہ کرنا ہے۔ اس کے لہجے سے بخوبی اندازہ ہو رہا تھا وہ کس قدر بکھری ہوئی تھی۔ رشتے خود عارضی ہیں بیٹا، کبھی کوئی رشتہ ابدی ثابت ہوا ہے سوائے بندے کے اس کے اپنے رب سے تعلق کے؟ رشتے تو آزمائش ہے، ہمیں مکمل طور پہ بس اللہ ہی جانتا ہے اور وہی سب کے لیے کافی ہوتا ہے بیٹا، ظالم کے لیے بھی مظلوم کے لیے بھی۔ انہوں نے اس کو کس طرح سہارا دیا تھا، دکھ کچھ کم ہونے لگا۔ وہ اس کی رشتہ دار نہ تھی مگر اسے سمجھتی تھی، انہیں اس پر اعتبار تھا۔ راحت بھی تمہاری ماں ہے، وہ کبھی تمہارا برا نہ چاہیں گی، مگر مسئلہ یہ ہے وہ اس وقت بے خبر ہیں، اور سچ کہوں گی تو میں نے بھی ہمیشہ تمہیں اپنی بیٹی مانا ہے۔ ہمیشہ مجھے ایسا لگا جیسے تمہیں مجھ سے ملا کر اللہ نے میری بیٹی کی خواہش پوری کر دی ہے۔ صفا تم سن رہی ہو بیٹا؟ جی آنٹی۔ کیا میری ایک بات مانو گی؟ میں پوری کوشش کروں گی آنٹی۔ اور پھر دوسری طرف سے سحر آنٹی کو سنتے اس کی آنکھیں پوری طرح کھل چکی تھی، منہ بھی کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اس بات کی بھنک بھی اسید کو نہیں پڑنی چاہیے، میں تمہارے ساتھ ہوں بیٹا، بس اللہ کرے یہ جرگے والا معاملہ سلیقے سے نبٹ جائے۔
वो तो कुछ बोल ही ना पाई। सहर मसऊद ने दुआएं देते हुए उसे खुदा हाफिज कहा और फ़ोन बंद कर दिया। चाहकर भी वो दोबारा सो नहीं पाई थी। जिरगे में ज़्यादातर साहर की बरादरी के ही लोग थे। असद की तरफ से सिर्फ उसके मामू और दूर के एक चाचू अपने जवान बेटों के हमरा शरीक हुए। असद के कुरान पाक पे हाथ रखकर कसम खाने ने सबके सुते चेहरों को कदरे इत्मीनान बख्शा, मगर फिर साहिर और दूसरे मोहल्ले वालों की गवाही से ये इत्मीनान जाता रहा। सहर गाड़ी में ही बैठी ये सारा मंजर देख रही थी। उनकी निगाहें सफ़ा पे जमी थी। वही उनके और इनके बेटे के किरदार को बचा सकती थी, उनके दामन पे गिरे चींटे साफ कर सकती थी। लेकिन इस वक्त वो चौंकी जब बरादरी की औरतों ने उसके कुरान पाक की कसम खाने पे उज़र किया। उन्होंने वाज़ा तौर पर साहिर को चौंकते देखा था। एक बेगुनाह कुरान पाक पे हाथ रखने से झिझक खा जाए, सहम के, डर के, तो ज़रूर कोई ना कोई बात तो होगी ना। साहिर जैसा शातिर इंसान भी सही समझा था। सहर के लोगों पे मुतमिन सी मुस्कुराहट मचल गई। मैं ऐसी हालत में हूँ कि इस पाक किताब की कसम खाकर खुद को इज़ाब इलाही के काबिल नहीं बना सकती, इसलिए मैं अपने गुनाह का एतराफ़ कर सकती हूँ। इस रात बाकी मैं असद महसूद से मिलने ही उनकी छत पे गई थी। वो मजबूत लहजे में बोलने लगी। साहिर के चेहरे पे अब कमीनी सी मुस्कुराहट रक्स करने लगी और असद उसका तना तना सा चेहरा मजीद तन गया। गुस्से से उसकी आंखें लाल पड़ने लगी। उसकी नज़रें सफ़ा पे जमी थी। सफ़ा ने नज़रों का जाविया बदल लिया। हम कभी अपनी हद से आगे नहीं भरे, खुदा गवाह है। मैं असद महसूद से बहुत मोहब्बत करती हूँ। इस वाक़े के बाद तो खुसूसन अब किसी और मर्द के बारे में सोचना भी मेरे लिए जान गुसल है। सारे मजमे में सरगोशियाँ सी उभरी। मेरी तमाम बुज़ुर्ग लोगों से दरख्वास्त है कि अब इस वाक़े के बाद शायद ही कोई इज़्ज़तदार मर्द मुझे कबूल करे, और शायद कोई कर भी ले, मगर सब अच्छी तरह समझ सकते हैं कि मुझे वो इज़्ज़त और एहतराम कभी नहीं मिल सकेगा। असद महसूद आज अपने वादों और कस्मों से मुकर रहा है। मेरी ज़िंदगी तबाह करके ये अब मुझसे जान चुरा कर अपनी पाकदामनी बजाना चाहता है। मुझे उम्मीद है जिरगा इंसाफ पे मबनी फ़ैसला करेगा। असद का बस नहीं चल रहा था वह इस लड़की का गला दबा दे। वो सोच भी नहीं सकता था जिस लड़की के लिए वो सोच सोच कर परेशान होता रहा था, वो यूं खुलेआम उसकी इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ा के रख देगी। इधर उसके मुतालबे पे साहिर के भी होश उड़ चुके थे। ये बात गलत है, इन दोनों को सज़ा दीजिए। वो उठ खड़ा हुआ। सज़ा कैसी? इन दोनों ने इतराफ़ किया कि इन्होंने कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन फिर भी जिस कदर बोंगा तवान आप लोग कहेंगे हम भरने के लिए तैयार हैं, और इन दोनों के लिए यही सज़ा काफ़ी होगी कि इनको हमेशा के लिए बंधन में बांध दिया जाए। असद के चचा ने पहली बार मुदाखलत की। मगर चाचा, उसने कुछ कहना चाहा। उन्होंने हाथ उठाकर उसे कुछ भी कहने से मना कर दिया। जो कुछ तुमने किया वो काफ़ी है असद बच्चे, अब हमें अपनी ज़िम्मेदारी संभालने दो। असद को खामोश कराने के बाद वो दोबारा जीत गए कि मेम्बरान की तरफ मतवजा हुए। मेरे ख्याल में तो लड़के के वालिदैन और लड़की के वालिदैन को भी इस फैसले पर कोई एतराज़ ना होना चाहिए। जिरगे के मोतबरीन ने भी असद को फर्माबरदारी से सर झुकाता देखकर आपस में सलाह शुरू कर दी। लेकिन हमें यह फ़ैसला मंजूर नहीं। बेहतर यही है कि बोंगे की रकम मुतकर्रर की जाए और बस। साहिर एक मरतबा फिर चलाया। लेकिन इस तरह बुराई ज़िंदा रहेगी। आज ये लड़की यूँ सरेआम अपने इश्क का ऐलान कर रही है, कल ये कोई और कदम भी उठा सकती है, खुसूसन शादी के बाद इस तरह का कदम मज़ीद गुनाह फैलाने के मुतरादिफ होगा। अब ये लोग किसी गुनाह के मुर्तकिब नहीं हुए, सो दानिशमंदी यही है कि अब लड़का इस लड़की से शरीयत के मुताबिक शादी करे और लड़की के घर वालों को रीत के मुताबिक तवान भी अदा करे। सबसे मोमरतीन रहनुमा ने दलाइल दिए तो बाकी मेम्बरान भी इस बात में सर हिलाने लगे। आप लोग सज़ा के तौर पर जितनी भी रकम मुकर्रर करें आप शाम तक अदा कर दी जाएगी। अब गवाह के तौर पर कोई सालिस मुकर्रर कर सकते हैं, और मैं चाहूँगा कि निकाह का एहतमाम भी आज ही कर लिया जाए तो बेहतर है। निकाह और शादी में सादगी तो वैसे भी सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। असद के मामू ने गुफ्तगू में पहली बार हिस्सा लिया। साहिर इस बार खामोश रहा, वरना जिस होशियारी से सफ़ा उसके हाथ से निकली थी कोई बैद ना था कि रकम से भी हाथ धो बैठता। दिल ही दिल में कुटते उसने भी फैसले को कबूलियत की सनद बख्श दी थी। ठीक है, तो आज शाम 7 बजे तक असद महसूद मुसम्मत सफ़ा बीबी के घर वालों को 3,50,000 की नकद रकम भी अदा करेगा, और आज ही की शाम सादगी से इन दोनों के निकाह की तकरीब भी कॉलोनी की मस्जिद में अदा की जाएगी, और लड़के को घर भी किसी और जगह लेना पड़ेगा, मतलब रिहायशी इलाके से दूर कहीं इख्तियार करनी पड़ेगी ताकि आगे किसी तनाज़े का बाइस न बन सके। उन्होंने फ़ैसला सुना दिया। असद गुस्से से मुठियाँ भींचता खड़ा हुआ और गाड़ी में बैठी सारी कार्रवाई देखती सहर महसूद के होंठों पे मुतमिन सी मुस्कुराहट रक्स कर रही थी। सफ़ा आती गुलाबी रंग के और उसी मलबूस में सुखरी सिमटी नाजुक सी सफ़ा बेशक इस वक्त ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत बंदर में जुड़ी थी। शहजादे भी भला मिला करते हैं, कभी अनहोनी ही तो थी, तभी तो उसे यकीन नहीं आ रहा था। अभी कुछ देर पहले ही तो उसने अपने तमाम हुकूक अपनी ज़िंदगी किसी और के नाम कर देने की कबूलियत दी थी। पलकों पे धरे ख्वाब की ताबीर करीब थी, मगर एक अनहोनी का खौफ भी दिल लड़का रहा था। वो तो जैसे दूर कहीं आसमानों की बासी ठहरी थी। सफ़ा, राहत ने उसे बाजू से पकड़कर हल्के से झंझोरा। वो चौंक गई। नम आंखें माँ के चेहरे पर पड़ी
जहाँ चंद ही दिनों में बुढ़ापा नाचने लगा था, तो क्या उसका गम उनके लिए बेवगी से भी भरकर था? उसने खुद से सवाल किया। इज़्ज़तदार को इज़्ज़त से ज़्यादा भला क्या चीज़ अजीज़ हो सकती है? दिल ने बिला तामुल जवाब दिया, और इस बात की वो खुद गवाह थी। उसकी माँ ने सारी उम्र उसी की इज़्ज़त, उसी नाम की हिफाजत की थी। तभी तो ताई अम्मी के नारवा सलूक के बावजूद वो उनसे राब्ता रखती, ताकि किसी न किसी तरह साहिर का आना जाना रहे और किसी मर्द की ढारस उनके सर पर हो, ताकि किसी को भी अकेला समझ के उन पे या उनकी बेटी पे नज़र डालने की हिम्मत ना हो। लेकिन इस बेखबरी में ही मारी गई कि घर का मुहाफिज उनकी इज़्ज़त पे नज़रें लगाए बैठा था। अम्मी मौन से लिपट गई, बिखरने लगी, सिसकने लगी। राहत इस महकते वजूद को इस बार न रोक सकी। ममता मचल उठी थी, और फिर उनका था ही कौन। वो सिर्फ 2 साल की थी सफ़ा। जब अब्दुर्रहमान का इंतकाल हुआ, तब से सिर्फ वही वो रही थी उनकी ज़िंदगी का महवर। सांस सांस उसके वजूद से उठती महक अपने अंदर उतारते हुए उन्होंने आराम से उसे खुद से अलग किया। सफ़ा, मैं यार तुमसे कोई गिला नहीं करूँगी। माए जिस कदर भी खफा हो जाएं, इस रात उनका दिल सख्त नहीं हो पाता। बहुत अरमान थे मेरे, मगर वह कुछ कहते कहते रुकी। उसने नज़रें उठाकर माँ की तरफ देखा। कितना रूप आया था उस पर। वो नन्ही सी गुड़िया जिसे कभी वो बड़ी चाह से हर नमूने के फ़्रॉक पहनाया करती, तरह तरह के हेयर स्टाइल बना के संवारा करती, और हमेशा ही वो पहले से मुनफरिद और खूबसूरत नजर आती। लेकिन आज इनका गुड़िया का ये रूप किसी भी रूप से अनोखा और बेहतरीन था। गो के शहर ने उसके लिए बेहतरीन सामान और ब्यूटिशन भेजे थे, लेकिन उसने सादा सा मेकअप करवाया, फिर भी उदासी भरा गुलाबी गुलाबी सफ़ेद कर गुलाबी पहरहन में परियों की तरह निखर रहा था, मज़ीद उजागर हो रहा था। उन्होंने दिल ही दिल में उसकी नज़र उतारी। तुम एक बार मुझ पर भरोसा तो करती, तो मैं खुद असलियत जैसे लड़के को कभी ना ठुकराती सफ़ा, मगर तुमने गलत रास्ता चुना। उनके लहजे में दुख था। नहीं अम्मी, अल्लाह गवाह है, मैंने ये रास्ता बहुत सोच समझ कर चुना, और जिस दिन आपको हकीकत पता चली, आप मुझे गलत नहीं कहोगी अम्मी। उसने मेहंदी से आरी हाथों से माँ के हाथ थामे थे। ब्यूटिशन के बेहद इसरार पे भी उसने मेहंदी नहीं लगवाई थी, और क्यों कर लगवाती कि ना कोई सखी थी, ना कोई ख्वाबों की ताबीर सी शादी। एक हादसा ही था जो रूनुमा हुआ। उसकी तो माँ भी जैसे ज़बरदस्ती उसकी शादी में रुकी हुई थी। ना कोई अरमान, ना कोई तफक्कर। उनके चेहरे पे तो नाराज़गी थी, मान टूट जाने का कर्ब था, और सफ़ा रहमान के हिस्से में आई थी कुछ भूली बिसरी दुआएं, जो शायद उसकी माँ के दिल के किसी कोने में अभी तक सांस ले रही थी। और जो रात लड़की की आंखों को कोई ख्वाब देकर जगमगा देती है, वो रात सफ़ा को मुस्तकबिल की फ़िक्र दे गई थी। उसने जो खेल खेला था, उसका अंजाम क्या होना था। उस रात जब हया की लाली औरत के चेहरे को मज़ीद सिंगार बख्शती है, उसके खूबसूरत चेहरे पर तफक्कर छा रहा था। निकाह के बाद वो लोग अभी अभी मस्जिद से लौटे थे। चाचा और मामू लोगों को अम्मी के साथ लाउंज में छोड़कर वो ऊपर अपने कमरे में चला आया। हैरत का हल्का सा झटका लगा उसे कमरे में दाखिल होते ही। कमरे की सेटिंग तब्दील की गई थी, और जगह जगह फूलों की शक्ल में सजाए गए ताज़ा गुलाब के फूल जैसे अजीब सा फसूक फूंक रहे थे माहौल में। बेड के चारों तरफ कांच की नन्ही मुन्नी मोतियों जैसी शक्ल की लड़ियाँ झिलमिला रही थी। वो महवे हैरत था कि अम्मी आई। उसे यूँ हैरत से सब देखता पा के वो धीरे से मुस्कुरा दी। अच्छा लग रहा है नासियत, उनकी शफीक आवाज़ पे उसने चौंक के उनकी जानिब देखा। कितने ख्वाब थे ना अम्मी आपके मेरी शादी के हवाले से। चाचा ने सही फैसला नहीं किया? एक बार मुझसे तस्दीक तो कर लेते। उन्होंने तो मेरा एतबार ही नहीं किया। हम सबको तुम्हारा एतबार है बेटा, और फैसला सिर्फ कबूल किया जाता है या लेकिन यारो लेकिन वो सही है या गलत, ये हम नहीं जानते। ये फैसला वक्त करता है। अगर हम ये फैसला अपने हाथ में लेते हैं तो अक्सर सवाए पछतावों के कुछ हाथ नहीं आता। उन्होंने प्यार से उसका हाथ थामा। और रही बात मेरे अरमानों की, तो यकीन करो मेरा यही अरमान था कि मेरे अपनों के साथ बहुत ही सादगी से तुम्हारी शादी करार पाए, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। मुझे कोई दिखावा नहीं करना था, सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करनी थी। और मुझे खुशी है कि इस अल्लाह पाक की करीमी के मैं कामयाब हुई। फिर भी अम्मी, मुझे अब संभलने में शायद काफ़ी वक्त लगे। और ये सब, वो परेशान सा दोनों हाथ बालों में फंसाए सोफे पे जा बैठा। सफ़ा ने जो कुछ मेरे साथ किया उसे कबूल करना बेहद मुश्किल है मेरे लिए। उस रात मैंने उस लड़की के लिए इस खबीस साहर से झगड़ा किया, और फिर भी सिर्फ उसी की इज़्ज़त के लिए मैं परेशान रहा। मैं मर्द हूँ, मुझे इन बातों की कोई परवाह नहीं। लेकिन उस लड़की ने कितनी दिलेरी से यूँ सबके सामने ना सिर्फ अपने बल्कि मेरे दामन पे भी कीचड़ उछाल दी। वो किस कदर बिखरा था वो बखूबी समझ सकती थी, मगर वो बेहद समझदार औरत थी। उन्हें मालूम था मर्द के लिए मुश्किल काम वही होता है जो उसके लिए मुश्किल बना दिया जाए। औरत ख्वाह किसी रूप में भी अगर उसे दिलासा दे दे तो वो मर्द है। इसमें हर तरह की सूरत हाल से लड़ने का हौसला है, तो वाकई वो हर हाल में कामयाबी पाकर रहते हैं। उन्होंने भी इस वक्त यही करना था, फैसला वक्त पर छोड़कर बस किसी तरह असलियत को उसकी जिम्मेदारियों और फ़राइज़ का एहसास दिलाना था। आहिस्ता आहिस्ता खुद उस पर सच्चाई खुल जानी थी, और वो जानती थी तब उनके बेटे के लिए इत्मीनान ही इत्मीनान था। हम किसी को इतनी जल्दी गलत नहीं मान सकते बेटा। सफ़ा को मैं अच्छी तरह जानती हूँ, वह बेहद अच्छी लड़की है।
मुझे खुशी ये है कि तुम्हारे चचा के फैसले से कम कम किसी और के घर जाकर वो सारी उम्र एक बद किरदार के ताने खाने से तो बच गई। यकीन करो, फैसला कुछ भी होता, तुम बेकसूर कभी साबित ना हो पाते। तुम्हारी सच्चाई का कोई भी यकीन न करता, मगर इस तरह पैसों के साथ साथ किसी की ज़िंदगी भी तबाह हो जाती। फिर भी अम्मी, मुझे नहीं लगता मैं अब सफ़ा को कभी वो मुकाम दे सकूँगा इस दिल और घर में जो इसका हक है। नहीं नहीं हैसियत, ये बात गलत है बेटा। फ़राइज़ तो फ़राइज़ हैं, हालात ख़्वाह कोई भी हों। हम फ़राइज़ अदा करने से कैसे चूक सकते हैं? और फिर वो फ़राइज़ जो अल्लाह के बंदों के मामले में हम पर आयद किए गए हैं, यकीन करो उनकी तो कड़ी से कड़ी निगरानी है। वो उसके बालों में हाथ फेरते हुए मोहब्बत से बोली। सियाह आंखें माँ की तरफ उठी, सुर्ख डोरे उसके अंदरूनी इंतशार का पता दे रहे थे। और मुझे मेरे असलियत पे पूरी तरह यकीन है, वो मुझे और ख़ुद को कभी मेरे खुदा के सामने शर्मिंदा होने नहीं देगा। वो मुस्कुराई। असलियत ने धीरे से इस बात में सर हिलाकर उनके यकीन को पुख्ता किया, लेकिन यह सच था, उसका दिल मुसलसल सफ़ा के खिलाफ जा रहा था। उसे हरगिज़ ऐसे इस्तकबाल की तवक्का न थी। तभी कमरे की सजावट देखकर वो हैरतज़दा रह गई। सहर आंटी, ये सब बेख्तियारी इसके मुंह से निकला। अम्मी कहा करो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा मुझे। असलियत की तरह अजीज़ हो तुम मुझे, सो ये मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं किया बल्कि तुम दोनों के लिए किया। असलियत से जुड़ी हर शय मुझे इसी तरह अजीज़ है जैसे असलियत, फिर तुम तो उसकी निस्बत बेहतर हो, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, और उसे भी खुशियों की दुआ दी। वह भूलिया तब्दील करने के बारे में सोच रही थी, मगर जैसे ही बाथरूम तक पहुंची, बाथरूम का दरवाज़ा खुला और सफ़ेद आरामदेह लिबास में मलबूस असलियत महसूद बाहर निकला। उसे अपने सामने देखकर वो ठटक कर रुक गया। गहरी निगाह उसके उदास मगर दिल के सरापे पर डाली, वो वहीं ठहर गया। आप यहाँ थे? बेख्तियारी उसके लबों से फिसला। जी, आपका क्या ख्याल था? इतनी धूमधाम से शादी होने के बाद मेरे एक दर्जन दोस्त मुझे तंग करते हुए दरवाजे तक छोड़ के जाते। वहीं दरवाजे की चौखट से टेक लगाकर सीने पर हाथ बांधे हुए उसने तंज भरे लहजे में कहा। नजरें हनूज सफ़ा पे टिकी हुई थी। वह शर्मिंदा सी गोया हुई, तभी बस कांपती लड़सती पलके झुका गई, बोल न सकी। असलियत के दिल को कुछ हुआ। इधर आओ, उसने सफ़ा का हाथ थामा। कांच की चूड़ियाँ झंझना उठी और उसे अपने साथ सोफे पर बिठाया। मैं कुछ ले ही ना सका तुम्हारे लिए। वो तेज़ी से आपसे तुम तक का सफ़र तय कर गया। मर्द किस कदर खुशकिस्मत होते हैं, सब कुछ तय कर लेने का हक रखते हैं, ज़रा भी नहीं झिझकते। उसे असलियत पर रश्क आया। हाँ, सच कहूँ तो अगर मुझे वक्त मिल भी जाता तब भी मैं तुम्हारे लिए कुछ तोहफे में के लिए कुछ न लेता। आई मीन मुँह दिखाई के लिए। जी, मैं समझ सकती हूँ, वो साफ गोई से बोली। क्या समझ सकती हो? सफ़ा ने इस बार बगौर उसे देखा। वो शायद उसे समझना चाहती थी। वो तो सोच रही थी कि उसका सामना होते ही असलियत उसे झंझोड़ डालेगा, मगर इस तरह पुरसुकून सा अंदाज। वो पुरसुकून था, मगर भरी शेवर और निढाल सा वजूद उसके अंदरूनी इंतशार का बखूबी पता दे रहा था। काली सी आंखों की चमकमान थी और सुर्ख डोरों ने उसकी मगरूर शख्सियत को कुछ और रंग बख्श दिए थे। वो कोई नाम न दे सकी। जवाब नहीं है तुम्हारे पास? वो सर के पीछे हाथ बांधते हुए सोफे की पूछ से टेक लगा गया। मैं कोशिश करूंगी असलियत कि कभी खुद को इस काबिल बना सकूं कि आपको कोई सवाल करने की ज़रूरत न पड़े। आप खुद ब खुद मुझे समझने लगो। घनी पलकों के साथ साथ लहजा भी भीगने लगा। तुमने मेहंदी नहीं लगवाई? नरम मुलायम मरमरी सा हाथ, मजबूत हाथ ने उन्हें अचानक ही थामा, मगर बिखरे दिल को न जाने क्यों खुद ब खुद किसी मजबूत सहारे का एहसास हुआ। शादी इतनी धूमधाम से हुई कि मेहंदी लगाने का वक्त ही नहीं मिला। नम से लहजे में वो हल्के से खिलखिलाई। असलियत को अपने चारों तरफ रोशनी सी बिखरती महसूस हुई। मुझे नहीं मालूम सफ़ा कि तुमने मेरा इस्तेमाल क्यों किया। वो भी अब उसकी बात पे धीमे से मुस्कुराया और फिर भी सांस खींच के जैसे खुद को कंपोज किया। उसकी इस बात पे सफ़ा के अंदर कुछ छनाके से टूटा। उसने उसका एतबार तोड़ा था जिसे वो दिल ही दिल में कितने ही बड़े सिंहासन पे बिठा गई थी। लेकिन मेरा वादा है, मैं अपने फ़राइज़ और तुम्हारे हकूक़ के मामले में कोई कोताही नहीं बरतूंगा। लेकिन तुम्हारी गलत बयानी ने मुझे अंदर से इस कदर चोट दी है कि शायद ही कभी मैं तुम्हें तुम्हारा असल मकाम दे सकूं अपनी ज़िंदगी में, अपने दिल में। असलियत ने सफ़ा के हाथ पे अपनी गिरफ्त मजबूत की और वह जानती थी उसने वाकई जो किया उसके बाद वो उससे ज़्यादा की हकदार थी। असलियत जितना चाहता बुरा कर सकता था, मगर इस मोहब्बतों से गुंदे मर्द ने उस मोम की गुड़िया को मोहब्बत की किनमिन फुहार में भिगोया था, सारे हिसाब वक्त पे छोड़ दिए थे और उसे मोहब्बतों का अमीन बनाया था। चाची, 3 लाख रुपए दिए हैं उन्होंने जुर्माने में। इज्जत की बात थी तो मैं इस पे चुप हो गया। उसने पैसों से भरा लिफाफा राहत के सामने रखा, कान खुजाते हुए न जाने क्यों मुंह से नजरें चुरा रहा था। शायद वही शर्मिंदगी जिसने उनको भी नजरें झुकाने पे मजबूर कर दिया। उन्हें किसी ट्रस्ट को दे दो, इज्जत की नीलामी की रकम का मैं क्या करूं? उनकी बात पे साहिर की बातचीत खिल उठी। बड़ा दिल है चाची तेरा। लिफाफा फ़ौरन से पहले उसकी बास्केट की अंदरूनी जेब में मुंतकिल हो गया। साहिर बेटा, मैं रिटायरमेंट ले रही हूँ, सोचती हूँ ये घर बेचकर दूर कहीं कोई छोटा सा फ्लैट ले लूँ। तुम इस सिलसिले में मेरी मदद करो। उनकी बात में उसने ज़रा सच सोचा। घर बेचने की क्या ज़रूरत है चाचू? क्या करूँगी अब इस घर का? फिर दोनों घरों के दरमियान एक दीवार का ही फ़र्क है। यहाँ रहूँगी तो जलती ही रहूँगी। साहिर ने देखा वो काफ़ी कमज़ोर लग रही थी।
اندر ہی اندر جیسے وہ گھل رہی تھی وہ، اب اس سے زیادہ تو میں بھی نہیں کر سکتا چاچی، اگر صفا بیان نہ دے دیتی تو قسم سے میں تو اسے معاف کر کے ہمیشہ تیرے ساتھ ہی رہتا، کبھی تجھے جو دکھی نہ ہونے دیتا، اس نے دکھ بھرے لہجے میں کہا۔ پر تو فکر نہ کر چاچی، جھٹکے کے فیصلے کے مطابق جلد ہی ان کو گھر تبدیل کرنا پڑے گا، تو کیوں اس عمر میں کہیں اور خوار ہو، اور تو اگر اکیلے پن سے گھبراتی ہے تو جلد ہی تیرے ساتھ شفٹ ہو جاؤں گا، بس ذرا کاروبار کے سلسلے میں مصروف ہوں۔ اس کے تسلی دینے پر وہ بس سر ہلا سکی تھی۔ اسد کا زیادہ تر وقت گھر سے باہر ہی گزرنے لگا، سحر نے بھی اسے ٹوکنے سے گریز کیا، وہ کسی بہتر وقت کی تلاش میں تھی۔ جب وہ اسد کے دل میں صفا کے لیے ذرا سی محبت دیکھتی، تب کسک اور خلش کی ساری گرد چھٹتے ذرا دیر نہ لگتی۔ صفا البتہ مزید اداس رہنے لگی، اسے یوں محسوس ہوتا جیسے صرف اس کی وجہ سے اسد کو نظریں چرانی پڑتی ہیں، اور کسی سے بھی سامنا کرنے کے قابل نہیں رہا تھا وہ۔ ابھی ابھی وہ کچن میں کام کر رہی تھی، اس نے خود کو حد سے زیادہ مصروف کر لیا تھا تاکہ اسے اسد کے متعلق سوچنے کا وقت کم سے کم ملے، مگر اس کا خیال تھا کہ اتنی مصروفیت میں بھی جگہ تلاش کر ہی لیتا۔ صفا، سحر کی نرم آواز پہ برتن دھوتی صفا نے ان کی طرف دیکھا۔ کتنے دن ہو گئے ہیں تمہاری شادی کو، اور تم نے خود کو ماسی بنا کے رکھ لیا ہے بیٹا، انہوں نے محبت سے کہا۔ میرا اپنا گھر ہے امی، اپنے گھر کے کام کرنے میں بھلا کیا دقت؟ وہ اداسی سے مسکرائی، کتنا روپ آیا تھا اس پر، محبت کے رنگ اپسرائی دھنک بخش رہے تھے اس پر، یہ جیسی نرم و نازک لڑکی کو وہ خوش تھیں کہ اسد نے دل سے نہ سہی صرف ان کی خاطر صفا کو رد نہ کیا تھا، اور انہیں یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن صفا جیسی وفاشار اور قابل لڑکی اس کی ہر شکایت کا ازالہ کر دے گی۔ اس کی دلکش روپ میں اداسی رچی تھی، نئے بندن کے سارے رنگ اس کے چہرے پر رقم تھے، سوائے خوشی کے۔ سچی خوشی تو ہم سفر کے دم سے ہوتی ہے، جب وہ آپ سے خوش ہو، جب وہ صرف اپنے حقوق و فرائض نہیں بلکہ آپ کے ساتھ وقت بتانے کو بے قرار ہو۔ اداس و صفا، انہوں نے ملائمت سے اس کی تھوڑی چھوئی، چہرہ اونچا کیا۔ میں نے بہت برا کیا امی، اسد کو کسی سے بھی نظریں ملانے کے قابل نہیں چھوڑا میں نے، اتنی خود غرض کیسے ہوگی میں؟ اس کی پلکیں بھیگنے لگی۔ تم اچھی طرح جانتی ہو صفا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ پھر یہ بھی واضح ہے کہ تم اگر یہ بیان بھی نہ بھی دیتی تو بھی تم دونوں نے بے گناہ ثابت نہیں ہو جانا تھا، بلکہ جو سزا تمہارا منتظر تھی وہ تم اچھی طرح جانتی ہو۔ جس شخص نے تمہیں پاتال کی گہرائیوں میں گرا کر تمہیں پانا چاہا، وہی شخص تمہارا مقدر ٹھہرتا صفا۔ انہوں نے جو کہا وہ سچ تھا، اپنی عزت بچانے کے لیے، اپنی قسمت بدلنے کے لیے۔ میں نے بھی تو اسد کو پاتال میں گرا دیا، تم نے اس پر کوئی الزام نہیں لگایا، کوئی کیچڑ نہیں اچھالا، صرف محبت کا اقرار کیا، جھوٹی سے ہی، مگر یقین کرو نکاح کے بعد جو محبت پیدا ہوتی ہے وہ تو آسمانوں جتنی بلند اور عرش کے جیسی پاکیزہ ہوتی ہے۔ پتہ نہیں امی، مگر نہ جانے کیوں میرے دل میں یہی خیال گھر کر گیا ہے کہ میں نے اسد کے ساتھ بالکل وہی کیا جو ساحر نے میرے ساتھ۔ لہجہ بھیگنے لگا، اس لیے تم اس قدر اداس پھرتی ہو؟ وہ مسکرائیں۔ صفا نظریں چرا گئی۔ یہ سب تمہارا وہم ہے جسے تم نے اپنے اندر مضبوطی بخش دی ہے، حقیقت کو سامنے رکھ کر سوچو تو نہ صرف خود قائل ہو جاؤ گی بلکہ اسد کے دل پہ جمی بدگمانی کی گرد بھی اسی قدر تیزی سے صاف کر لو گی۔ انہوں نے نرمی سے اس کے گالوں پہ بہتے آنسو اپنی انگلی کی پوروں سے چن لیے۔ ویسے ایک بات کہوں صفا، پتہ ہے تمہیں یوں اداس دیکھ کر مجھے کیا لگتا ہے؟ اس بار صفا کو ان کا لہجہ شریر سا محسوس ہوا، اس نے سوالیہ نظریں اٹھائی۔ یہی کہ روح کی اداسی کے رنگ دھڑک کے رنگوں سے بھی زیادہ حسین ہوتے ہیں۔ وہ مسکرائی، جی، کیونکہ اداسی دل کو اللہ کی طرف کشش کرتی ہے نا۔ وہ بھی کہتے ہوئے دھیرے سے مسکرا دی۔ سحر مسعود نے اسے گلے سے لگا لیا اور کوئی واپس پلٹ گیا تھا۔ اللہ نے جس قدر اسے ظاہری خوبصورتی سے نوازا تھا، اسی قدر باطن بھی سچا دیا تھا۔ وہ قول و فعل کا پکا تھا، اسے اچھی طرح اندازہ تھا اس واقعے کے بعد نہ صرف ان کی فیملی کی بلکہ خود صفا کی امی کی زندگی روز انگاروں پر بسر ہوگی۔ وہ حیران بھی تھا کہ ماں ہو کر انہوں نے اعلیٰ ظرفی نہ دکھائی، وہ بھی اپنی بیٹی کے لیے۔ صفا نے اس کے ساتھ جو بھی کیا وہ حیرت انگیز اور دکھ دینے والا تھا، مگر پھر بھی وہ دعوے سے کہہ سکتا تھا کہ صفا بد کردار لڑکی نہیں ہو سکتی، کبھی بھی نہیں۔ ایسے میں اس کی ماں کا یہ برتاؤ اس کی سمجھ سے بالا تر تھا، پھر بھی وہ ان کے لیے آسانی کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ جرگے میں اس نے وعدہ کیا تھا ایک ہفتے کے اندر ہی وہ یہ گھر بیچ کر کسی اور گھر شفٹ ہو جائے گا۔ اس نے اپنا وعدہ ایفا کیا تھا، صرف 7 دن کے اندر وہ فیملی کو لے کر اندرون شہر شفٹ ہو گیا۔ تم اپنی امی سے مل لاؤ۔ سامان روانہ کرنے کے بعد اس نے گاڑی نکالنے سے پہلے صفا سے کہا۔ سحر اندر تھی، تبھی اس نے مخاطب کیا تھا، ورنہ عام حالات میں وہ اس سے زیادہ بات نہ کرتا۔ کیا فائدہ، امی تو میری شکل تک دیکھنے کی روادار نہیں۔ اداسی سی واہ ہوئی، ماں باپ ناراض ہو کر بھی ناراض نہیں ہوتے، جاؤ مل لو ورنہ صبر نہیں آئے گا۔ یہی خیال بے چین رکھے گا، کاش ملنے چلی جاتی، کیا پتہ مان جاتی۔ گاڑی کے مونٹ پہ ہی بیٹھتے ہوئے وہ بولا تھا۔ سفید شرٹ کی آستینیں فولڈ کر رکھی تھی، وہ کس قدر خوبصورت تھا، اس کے ہلکے کالے کچھ براؤن ہوتے بال، سے آنکھیں جو وہ ہمیشہ پوری طرح کھول کے دیکھتا، یا شاید پھیٹ تھی ہی اتنی بڑی بڑی۔ کبھی کبھی اسے اس کی آنکھوں پہ حیرت ہوتی، کسی کارٹون کریکٹر کی طرح انوکھی اور عجیب، مگر بے حد خوبصورت، دیکھنے پر نظر ہٹانے کو دل ہی نہ کرتا۔
اتنے غور سے نہ دیکھو، ابھی سفر بھی کرنا ہے۔ وہ شریر ہوا، صرفہ جھیم گئی۔ میں آتی ہوں مل کے، کہہ کر تیزی سے وہ گیٹ کراس کر گئی۔ اس نے چند لمحے آنکھیں بند کر کے خود کو کمپوز کیا، پھر دھیرے سے مین گیٹ کی چھوٹی کھڑکی کو ذرا سا دھکا دیا۔ گیٹ کھلا تھا، کھڑکی کھلتی چلی گئی۔ ڈرتے ڈرتے اس نے پہلا قدم گھر کے اندر رکھا۔ وہ جو کبھی ہر کسی کو بڑے حق سے دروازے کے پاس ہی روک لیا کرتی تھی، آج خود وہی دہلیز پار کرتے ہوئے اس کے پیر کانپ رہے تھے۔ گیٹ سے لے کر برآمدے تک سارا صحن خشک پتوں سے بھرا پڑا تھا۔ کبھی اس فرش کو کتنا رگڑ رگڑ کے دھویا کرتی تھی، ایک پتہ تک نہیں چھوڑتی تھی کہ اس کا گھر کالونی کا سب سے صاف ستھرا گھر ہو، مگر آج اپنے پیارے گھر کی یہ حالت دیکھ کر اس کا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ کون ہے؟ راحت کی آواز پر بری طرح چونکی تھی وہ۔ انہوں نے شاید گیٹ کھلنے کی آواز سن لی تھی، اور زرد پتوں پہ اس کے پیروں کی سرسراہٹ بھی۔ وہ جواب نہ دے سکی۔ اپنی سگی ماں سے اسے حیا محسوس ہو رہی تھی۔ وہ خاموشی سے برآمدے کی طرف چلتی رہی، تبھی اسے امی دکھائی دی۔ وہ بھی اسی طرف آ رہی تھی۔ پہلی نظر میں ہی وہ صفا کو بے حد کمزور لگی۔ صفا لبوا ہوئے، اس کے دل کو کچھ ہوا، وہ خود کو روک نہ سکی، بھاگ کر ماں سے لپٹ گئی۔ انہوں نے اس کے گرد ہاتھ پھیلانے سے گریز کیا۔ میں جا رہی ہوں امی۔ ان کے انداز میں کوئی گرم جوشی محسوس نہ کر کے وہ خود ہی ان سے الگ ہوئی۔ تم تو کب کی ہمیشہ کے لیے جا چکی ہو صفا، بس افسوس یہ ہے کہ تم نے میری عزت کو سیڑھی بنا لیا۔ وہ چارپائی پہ بیٹھ گئی۔ میں نے کچھ نہیں کیا امی، خدا کے لیے میرا یقین کریں۔ وہ ماں کے قدموں میں ڈھہ سی گئی۔ تم اعتراف کر چکی ہو، مت بھولو۔ ان کی نظریں صفا پر نہ تھی۔ وہ میری مجبوری بن گئی تھی امی۔ آپ ایک دفعہ میرا اعتبار کرتی تو میں اپنا آپ پر وار دیتی، مگر آپ نے جب مجھ پر یقین نہ کیا تو میں کیا کرتی، بتائیں مجھے۔ وہ رونے لگی۔ تم نے تو خود میرے یقین کو ہی غرق کر دیا صفا، میرے گمان پہ یقین کی مہر ثبت کر دی۔ اپنے گناہ کا اعتراف کر کے۔ ان کا لہجہ سرد تھا۔ کیا وہ اب اس کے لیے کوئی جذبہ، کوئی لگاؤ محسوس نہیں کرتی تھی؟ اس کا دل کٹنے لگا۔ ہاں امی، میں نے ایسا کیا، صرف اور صرف آپ کے فیصلے کی وجہ سے مجھے یہ فیصلہ لینا پڑا، کیونکہ آپ نے میرا یقین نہ کیا، بلکہ اس صفا، انہوں نے تیزی سے اس کی بات کاٹ دی تھی، میں نے تمہیں معاف کیا، مگر خدا را اپنی جھولی کسی اور پہ گناہ تھوپ کر بھاری نہ کرو۔ میں پھر بھی تمہاری ماں ہوں، معاف کر دوں گی، مگر کسی معصوم پہ بہتان تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ اس نے دل سے دعا کی تھی، کاش کہ اس وقت زمین پھٹتی اور وہ اس میں سما جاتی۔ اس کی ماں کو اس کے دامن پہ لگے داغ کا احساس تک نہ تھا، اور وہ اسے اصل شیطان کا دامن میلا کرنے کے انجام سے ڈرا رہی تھی۔ رشتے آزمائش ہے، ہمارے اصل سے تو ہمارا اللہ ہی واقف ہے۔ اسے آج یقین ہوا تھا۔ اللہ تمہیں خوش رکھے صفا، میں چاہ کر بھی تمہیں بد دعا نہیں دے سکتی، لیکن ساری عمر جب جب تم یاد آؤ گی مجھے افسوس ہوتا رہے گا، تم نے ایک بار بھی میرے بارے میں، میری بیوگی کے بارے میں نہ سوچا۔ میں نے اس لیے تمہارے لیے ساحر کو چنا تھا، تاکہ تم دونوں ہمیشہ میرے پاس رہو۔ میرا تمہارے علاوہ اور کون تھا صفا؟ لیکن تم نے مجھے بالکل تہی دامن کر دیا۔ چلی جاؤ صفا، خدا کے لیے چلی جاؤ، یہاں سے دور، اتنی دور کہ جس ہوا میں سانس لو وہ بھی مجھ تک نہ پہنچ سکے۔ وہ ضبط کرتے ہوئے لہجہ سخت تر بنا کر بولی۔ صفا نے مزید کچھ نہ کہا۔ وہ اپنی عزیز ترین ہستی کو یوں بکھرتا نہ دیکھ سکتی تھی۔ ہاتھ کی پوچھتے سختی سے آنکھیں رگڑتی وہ پلٹ گئی۔ زرد پتے اس کے پیروں سے لپٹتے چلاتے رہ گئے۔ 2 دن سے صفا کی طبیعت سخت خراب تھی۔ اسیت کام کے سلسلے میں شہر سے باہر گیا ہوا تھا، تبھی سحر اسے سنبھالتے سنبھالتے خود نڈھال ہونے لگی۔ انہوں نے اسیت کو فون کر کے فوراً واپس آنے کے لیے کہا، اور ان کی ہدایت پہ وہ فوراً ہی سارے کام چھوڑ کر واپس ہوا۔ وہ گھر آیا تو شام ڈھل رہی تھی۔ صفا گہری نیند میں تھی۔ وہ منہ ہاتھ دھو کر ماں کے پاس چلا آیا۔ سحر اس کے لیے چائے بنا کر لے آئی۔ صفا سے مل لی ہے؟ انہوں نے چائے کا کپ اسے تھماتے ہوئے استفسار کیا۔ جی امی، وہ سو رہی ہیں، سو میں یہیں چلایا۔ اس نے کپ میز پر رکھ دیا۔ وہ بہت کمزور ہو رہی ہے اسیت، انہیں فکر تھی۔ میں اپنے فرائض اچھی طرح نبھا رہا ہوں امی۔ فرائض کسے کہتی ہو بیٹا؟ میں اس کا اچھی طرح خیال رکھتا ہوں، اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا ہوں، اس طرح کہ اسے کبھی کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہ رہے۔ وہ چائے پینے لگا۔ یہ سب تو ہر شوہر کرتا ہے۔ انہوں نے اس کی سیاہ آنکھوں میں جھانکا۔ تو وہ بھی تو میری بیوی ہے، اس لیے میں بھی کرتا ہوں، لیکن ہر اچھا شوہر ایسا نہیں کرتا اسیت۔ ان کا لہجہ سادہ تھا۔ اسیت نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا۔ اچھا شوہر اسے صرف بیوی نہیں سمجھتا، حقوق و فرائض کو نہیں تولتا رہتا، وہ خیال اور توجہ کی قیود سے آزاد ہوتا ہے بیٹا۔ وہ بیوی کو شریک حیات سمجھتا ہے، اپنے ہر لمحے میں اس کی شمولیت لازمی بناتا ہے۔ وہ بولتی گئیں۔ اسیت نے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے سر ہلایا۔ مجھے آفس کے کام ہوتے ہیں امی، ورنہ میں پوری کوشش کرتا ہوں اسے شکایت کا موقع نہ دوں۔ اسے اب اندر ہی اندر صفا پہ غصہ آنے لگا۔ ضرور اس نے ہی شکایت کی تھی امی سے۔ وہ کبھی شکایت نہیں کرتی اسیت، وہ ہر حال میں خوش رہتی ہے، کیونکہ وہ کہتے رکی، کیونکہ بڑی بڑی آنکھوں والے اس شہزادے نے حیرت سے پوچھا، کیونکہ وہ تم سے محبت کرتی ہے۔ وہ کہہ گئی، رکی نہیں، محبت کرتے ہیں ہم ایک دوسرے سے، کوئی بنا کسی خوف کے بولا تھا، وہ بھی پورے مجمع کے سامنے۔ محبت کرنے والے ایسا نہیں کرتے امی، اس نے مجھے بے مول کر کے رکھ دیا۔ لیکن وہ کچھ کہنے لگی۔ پلیز امی، آپ نے میری ماں ہونے کے باوجود ہمیشہ اس لڑکی کی سائڈ لی اور اسے پوری عزت دی۔ میں نے آپ کا پھر بھی ساتھ دیا امی، صرف اس لیے کہ میں رشتہ بنانا اہم نہیں سمجھتا، رشتہ نبھانا اہم سمجھتا ہوں، حالات خواہ کیسے بھی
मेरी उससे शादी हुई है, वो मेरी बीवी है। इसलिए तमाम तरह नाराज़गी के बावजूद मैंने उसे इज़्ज़त दी, लेकिन मोहब्बत। वो चुप हो गया। मैं फिर भी तुमसे यही कहूँगी असद कि ऐसा करना मजबूरी था, तभी मैंने भी सफ़ा का साथ दिया। और यकीन करो इस सब का मशवरा भी। अम्मी प्लीज़, अब मैं सोऊंगा। उसे सच बताना चाहती थी और हमेशा ऐसे ही टाल जाता। वो बेबसी से उसे देख कर रह गई। असलियत में वो तुमसे मोहब्बत करती है, और जो लोग मोहब्बत की कदर नहीं करते उन्हें सबसे समझौता मिलता है, प्यार कभी नहीं। वो कहकर कप उठाने लगी। असद उनके लफ्ज़ों पे गौर करता ऊपर कमरे में आ गया। बेड के करीब आकर वो रुक गया। सफ़ा अभी तक सो रही थी। अच्छी तरह से कंबल लेने के बावजूद वो हल्के हल्के कांप रही थी। उसने पहली बार उसे तवज्जो से देखा। वो वाकई कमज़ोर हो गई थी। उसके चेहरे में घुलती गुलाबियाँ जर्दी में तब्दील होने लगी। गुलाबी पंखड़ी के जैसे लब ना जाने क्यों स्याही माइल लगे। वो खुद को रोक ना सका। सफ़ा के करीब ही बेड पर बैठ गया। सफ़ा के पेट पर रखा हाथ उसने अपने मजबूत हाथ में थामा तो चौंक पड़ा। वो बुखार से तप रही थी। सफ़ा, बेख्तियार ही वो पुकार उठा। नीम बेहोश सफ़ा ने फ़ौरन आंखें खोल दी। उसे खुद के इस कदर करीब देखकर उसने उठने की कोशिश की। असलियत ने कंधे से थाम कर उसकी कोशिश नाकाम बना दी। आप कब आए? वो बंद होती आंखों को मुंह मुश्किल खोलते हुए बोली। ये छोड़ो, ये बताओ, तुमने मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा? क्यों? वो उसके गाल को छूते हुए बोला। वो हया से पलके झुका गई। मैं तो अक्सर ऐसी छोटी मोटी बीमार होती रहती हूँ, इसमें ऐलान करवाने वाली क्या बात थी? फिर आप दूसरे शहर में थे, आपको परेशान करना भी मुनासिब न लगा। अच्छा, तो मैं फिर पूछता हूँ, पहले बुखार उतर जाए ताकि तुम डॉक्टर के पास चल सको। वो उसे उंगली से मुतनब्बा करता उठते हुए बोला। मैं ठीक हूँ, वह कहते हुए आंखें मूंद गई। आसिया धीरे से उठा और वार्डरोब की दराज से कपड़े की सफ़ेद पट्टियाँ निकालकर उन्हें गीला करने चला गया। वो वापस आया तो सफ़ा फिर से सो रही थी। गीले कपड़े के नरम ठंडे एहसास ने उसे आंखें खोलने पे मजबूर कर दिया। कुछ ही देर में उसका बुखार काफ़ी कम हो चुका था। वो उसका हर तरह से ख्याल रखती थी। उसे क्या खाना है, क्या उसे पसंद नहीं, किस तरह की पार्टी में किस तरह के ड्रेस पहनना है उसे, कमरे की सेटिंग में उसे किस चीज़ से चिढ़ है, क्या चीज़ उसे अच्छी लगती है, वो इन सब का ख्याल रखती। उसने कभी किसी चीज़ की हसरत न देखी थी इस लड़की में, ना ही उसने कभी उसे खुशी के लिए तरसता देखा था। वो बस दूसरों की खुशी का ख्याल रखती, दूसरों के आराम की फ़िक्र रहती थी उसे। दूसरों के लिए जीने वाली इस लड़की ने फिर इसका इस्तेमाल क्यों किया? वो चाहता था कि वो उससे पूछे, और काश वो कहते कि वो बस इतना कहते कि क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करती थी और हालात मुझे हमेशा के लिए तुमसे जुदा कर देते। उसने हज़ार ख्वाहिशों के बाद वो जोत मगर ये नहीं पूछा था। उस हसास लड़की से वो पूछ ही ना पाया। घर वालों के अलावा उसने उसे सिर्फ अल्लाह से लोग लगाते देखा था। उसे आम लड़कियों की तरह बनने संवरने, म्यूज़िक, टीवी से कोई लगाव न था। अभी भी वो कमरे में आया तो वो सफ़ेद दुपट्टा अपने गिर्द लपेटे जाए नमाज पे बैठी थी। उसके हाथ दुआ के लिए फैले थे और बंद पलकों के पीछे से आंसू मुसलसल उसके गाल को भिगो रहे थे। वो धीरे धीरे कदम उठाता उसके करीब आकर कारपेट पर बैठ गया। किसके लिए दुआ मांग रही हो? उसने धीरे से पूछा। सफ़ा ने उसकी आवाज़ पे आंखें नहीं खोली। वो मुतमिन से अंदाज में दुआ मांगती थी। हाथों का सहारा लेकर वहीं दराज हो गया। रुख अलबत्ता अब भी सफ़ा की तरफ था। उसने दुआ मुकम्मल की और असयद ने की तरफ देखने लगी। बहुत से प्यारों के लिए, मतलब उसने सवाल सुना था, मसलन एक और सवाल, मसलन अम्मी और वो चुप हो गई। और आज क्या अल्लाह ने आपको सवालों जवाब का फरीज़ा सौंपा है? उसने बात टालना चाहिए। मेरे सवाल का जवाब दो प्लीज़। वो ना टला। और जाहिर है मेरी ज़िंदगी में है ही कौन? उसने भी वाज़ेह जवाब दिया। मतलब मैं नहीं हूँ तुम्हारी दुआओं में? वो खफा हुआ। मैंने ऐसा कब कहा? वो हैरान हुई। खैर, मुझे अब तुम्हारी दुआओं से लेना भी क्या है? वो उठ बैठा। सफ़ा की नज़रें झुक गई। वो फिर इस मौजू पर आने लगा जो उसे हमेशा ज़मीर की अदालत में ला खड़ा करता और उसे खुद से नज़रें मिलाने के काबिल न छोड़ता। वो खुद भी जानती थी कि उसने चाहे कुछ भी हो गलत काम किया था। पता है, तुमने मुझे दो तरह से नुकसान दिया है सफ़ा। उसका लहजा उदास होने लगा। और सफ़ा का दिल, तुमने ना सिर्फ मुझे बदकिरदार साबित कर दिया बल्कि उस लड़की से भी मुझे दूर कर दिया जिसे मैं इस दुनिया में सबसे ज़्यादा चाहता था, जिसे मैंने सिर्फ एक बार ही नज़र उठाकर देखा था, मगर वो मेरी पलकों तले बरसने लगी थी। सफ़ा के दिल को कुछ हुआ। शहज़ादा परी के दिल की हालत जाने बगैर को काफ के किस्से सुना रहा था। उसकी परियों जैसी सूरत से ज़्यादा मुझे उसके किरदार, उसके अखलाक ने उसका गिरविदा बनाया, मगर तुमने मुझसे छीन लिया उसे। सफ़ा दोनों हाथों की मुट्ठी बनाए वो उस पर चेहरा रखते हुए बोला। मैं इस बात से खुद भी इनकार नहीं कर सकती, लेकिन अल्लाह गवाह है मैंने आपको बद किरदार नहीं कहा, सिर्फ ज़रा सा बेईमान कहा, धोखेबाज कहा, जिसकी मुझे आज भी शर्मिंदगी है। मैंने वहाँ ये वाज़ेह कर दिया था कि हम एक दूसरे से। वो झिझक कर रुक गई। असलियत के लबों पर शरीर से मुस्कुराहट उभर आई। हाँ, याद आया, तुमने तो मेरी मोहब्बत का भी एतराफ़ किया था ना? वो सर झुका गई। वैसे एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे और तुम मुझसे सच में मोहब्बत करती और मैं तुम्हें वाकई अपने घर बुलाता तो तुम मुझसे मिलने आ जाती? एक और सवाल। कभी नहीं। इस बार फ़ौरन जवाब आया। वो मुस्कुरा दिया।
لیکن مجھے یقین ہے آپ کبھی مجھے بلاتے ہی نہیں۔ اس کے لہجے میں یقین تھا۔ بہت جاننے لگی ہو مجھے، وہ گھمبیر لہجے میں بولا۔ صفا کی نظریں زمین پہ ہی تھیں۔ کیا واقعی تم مجھ سے محبت کرتی ہو صفا؟ صفا کے دل کی دھڑکنیں اتھل پتھل ہونے لگی۔ وہ کچھ نہ بول پائی تھی۔ آج عرصے بعد ان کے گھر میں رونق لگی تھی۔ سمن اور ساحر آئے ہوئے تھے۔ وہ بے حد خوش تھی۔ سمن عادت کی اچھی تھی۔ بولنا تو اس کا بہترین مشغلہ تھا۔ اس کی مسلسل باتوں نے راحت کو کافی حد تک سکون دیا۔ ویسے چاچی، اگر اس رات وہ واقعہ نہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا نا، آج صفا بھی ہمارے ساتھ ہوتی۔ اچانک ہی اسے نہ جانے کیا خیال آیا۔ تیزی سے ان کے لیے کھانا بناتی۔ راحت کے ہاتھ ایک دم سست پڑے۔ واقعی سچ کہہ رہی ہے تو سمن، بہت مزہ آتا۔ چاچی بھی کتنا خوش ہوتی۔ ساحر نے موبائل پر کھیلتے ہوئے اس کی ہاں میں ہاں ملے۔ ویسے بھائی، ایک بات پر آج تک حیرانی ہوتی ہے، سوچ سوچ کے میرا دماغ چل ہونے لگتا ہے، سمن بولتی گئی۔ راحت نے بے دلی سے آنچ ہلکی کی۔ وہ کیا؟ ساحر کی توجہ موبائل کی طرف تھی کہ اس رات جب شور شرابہ سن کر میں اوپر آئی تو صفا کے کمرے کا دروازہ تو اندر سے بند تھا، پھر آپ اوپر کیسے پہنچے تھے؟ راحت کا شل ہوتا دماغ کرنٹ کھا کے جاگا۔ وہ تو میں شور محسوس کر کے صحن کی دیوار سے اوپر گیا تھا۔ وہ گڑبڑ آ گیا، لیکن دیوار سے اوپر جانے کا بالکل کوئی راستہ نہیں بھائی۔ کوئی نہ کوئی بات تو ضرور ہے، میں پتہ لگا کر ہی رہوں گی۔ وہ کسی CID آفیسر کی طرح بغور ادھر ادھر کا جائزہ لیتے ہوئے بولی۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تیرا، آئندہ گھر پہ ہی رہا کر اور فضول نہ بولا کر ہر وقت۔ جا چاچی کے ساتھ کام کرا۔ ساحر نے اسے بری طرح جھاڑ کر رکھ دیا۔ راحت البتہ الجھ کر رہ گئی تھی۔ بولو صفا، میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے؟ اس نے دھیرے سے زمین پہ رکھا صفا کا ہاتھ تھامتے ہوئے پوچھا۔ صفا کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ ہاں آسیت، یہ سچ ہے کہ میں آپ سے بہت محبت کرتی تھی اور پہلے دن سے ہی کرتی تھی، مگر اس طرح جرگے میں یہ سب کہنے کا مقصد آپ کو پانا ہرگز نہ تھا۔ میں نے صرف خود کو اس آدمی سے بچانے کے لیے آپ کا نام استعمال کیا۔ میری کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ میں کیا کروں۔ امی مکمل طور پر ساحر کی باتوں میں آ چکی تھی۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں آپ پر الزام لگا کر خود کو بے گناہ اور مظلوم ثابت کر کے لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کر لوں، تب ساحر مجھے پوری عزت سے اپنا لے گا۔ میں مر سکتی تھی مگر کبھی بھی ساحر کو اپنے شوہر کی حیثیت سے قبول نہ کر سکتی تھی۔ مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ آپ اور سحر آنٹی پر بھی کبھی الزام نہ لگا سکتی تھی۔ پھر حرام موت مرنے سے مجھے یہ راستہ آسان لگا، تبھی میں نے یہاں پر۔ وہ رونے لگی۔ روح پہ دھرا بوجھ ہلکا ہونے لگا۔ کبھی کبھی اعتراف کس قدر ہلکا کر دیتا ہے، اور یہ سب کرنے کے لیے تمہیں امی نے کہا؟ اس نے صفا کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ اس نے حیران ہو کر اسیت کی طرف دیکھا۔ آپ کو کیسے پتا؟ اس دن کچن میں تم اور امی ایک دوسرے کے ساتھ دلوں کا حال شیئر کر رہی تھی، میں نے سن لیا، لیکن بات واضح نہ تھی، تبھی میں الجھ گیا تھا۔ آج تم نے بتایا تو سب کلیئر ہو گیا۔ صفا نے اس کے لہجے میں کچھ محسوس کرنا چاہا مگر ناکام رہی۔ میں ہمیشہ سے اپنے کیے پر شرمندہ تھی، اور آج جب یہ پتہ چلا کہ آپ کسی اور کو پسند کرتے ہیں تو میری یہ کسک مزید بڑھ گئی ہے۔ وہ مسکرایا۔ آپ پلیز ان سے شادی کر لیں، ورنہ یہ بوجھ ہمیشہ مجھے پریشان کیے رکھے گا۔ اس کی بات پہ اسیت کا کہا بے ساختہ تھا۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ یہ بات پہلے کر دینی تھی نا، اب تو تم میرے بچے کی ماں بننے والی ہو۔ اب اگر میں نے ایسا کیا نا تو امی میری جان لے لیں گی۔ اس نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا۔ صفا کے چہرے پر حیا کی لالی رقص کرنے لگی۔ ہاں مگر یہ وعدہ رہا، تمہیں اس لڑکی سے ملواؤں گا ضرور۔ دھیرے سے اس کا گال چھوا۔ وہ وہاں سے اٹھ کر جانے لگا۔ آپ نے مجھے معاف کر دیا؟ صفا کی آواز پر اس کے قدم رکے۔ شاید وہ ذرا سا پلٹا اور واپس مڑا۔ صفا کا دل خوشی کے ساتھ بجھنے بھی لگا۔ ہوتا ہے نا، جب کسی کو آپ خود سے بڑھ کر چاہیں اور وہ کسی اور کا طلبگار ہو تو کوئی خوشی بھی سچی نہیں لگتی، ہر رنگ پھیکا ہوتا ہے۔ رات کے 10 بج رہے تھے مگر سر شام سو جانے والی راحت بی بی کی آنکھوں سے نیند جیسے روٹ گئی تھی۔ انہوں نے سائڈ ٹیبل پر نگاہ کی۔ صفا کی مسکراتی تصویر جیسے ان کے چار سو زندگی بکھیر رہی تھی۔ وہ اٹھ بیٹھی اور صفا کی تصویر اٹھا کر اس پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ کہیں میں نے تمہیں سمجھنے میں غلطی تو نہیں کر دی صفا؟ اس کا نکھرا نکھرا معصوم سروپ اس کی بے گناہی کا گواہ تھا، مگر انہوں نے اتنے ماہ میں پہلی بار وہ تصویر دل سے لگائی اور رو دی تھی۔ نہ جانے کون سا پہر تھا کہ گھبراہٹ سے اس کی آنکھ کھل گئی، اس کا دل جیسے بند ہونے لگا۔ اس نے گھبرا کر قریب سوئے اسیت پہ نظر ڈالی۔ اس کا گریبان ابھی تک صفا کے ہاتھ میں تھا۔ کچھ دنوں سے یہ معمول تھا، نیند میں وہ خوف کا شکار ہو کر اس کا گریبان پکڑ لیتی۔ اسے بھی شاید اس چیز کی عادت ہو گئی تھی، تبھی سکون سے سویا ہوا تھا۔ صفا نے دھیرے سے اس کا گریبان چھوڑا اور سائڈ ٹیبل پہ دھرا موبائل اٹھا لیا۔ اس نے ایسے ہی موبائل آن کیا اور کنیکٹس میں جا کر ایک نمبر پہ کلک کیا۔ وہ چپ چاپ اس نمبر کو دیکھے گئے۔ کبھی تو اس نمبر کو چمکتا دیکھوں میں، یا پھر آپ نے میرا نمبر ہی مٹا دیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسکرین اتنی دھندلی پڑی کہ نمبر آپشن سب غائب ہو گئے۔ تبھی اس کے ہاتھ میں تھاما موبائل وائبریٹ کرنے لگا۔ اس وقت کون کال کر رہا تھا؟ اس نے حیرت سے آنکھیں صاف کر کے اسکرین دیکھنے کی کوشش کی، اور اسے یقین ہوا تھا کہ موت کے بعد زندگی ملے گی تو ایسا ہی محسوس ہوگا جیسا اس نے اس وقت کیا تھا۔
रोते रोते उन्हें शदीद प्यास लगी। उन्होंने सफ़ा की तस्वीर वापस साइड टेबल पर धरी और पानी पीने किचन की तरफ चल दी। क्लाउंट से आती साहिर की तेज़ आवाज़ ने उन्हें चौंका दिया। समन देर तक टीवी देखने की आदी थी, ये तो मालूम था उन्हें, मगर साहिर के अल्फाज उसे टीवी के लिए नहीं बल्कि वाज़े तौर पर सफ़ा का नाम लेकर कहे गए थे। तब भी वो चौंकी। खबरदार, जो तुमने कभी आइंदा चाची के सामने इस रात वाले वाक़े का या सफ़ा का जिक्र भी किया हो। उसने हतल वसा अपनी आवाज़ को दबाने की कोशिश की थी। भाई, इसका मतलब ज़रूर कोई चक्कर है, अब तो मैं पता लगा कर ही रहूँगी। समन भला कहाँ डरने वाली थी, उसी की बहन थी वो, क्या पता लगा कर लो होगी। हाँ, वो भड़का, यही कि इस वाक़े से कुछ न कुछ ताल्लुक़ तो आपका भी है। वो मुस्कुराई। हाँ है। फिर उस रात सफ़ा मुझसे ही डरकर असलियत की छत पर भागी गई। तो गुस्से से वो बोलता ही चला गया। भाई आप मतलब सफ़ा? वो हैरत से बोल ही ना पाई। हाँ 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 मैं, क्योंकि वो हमेशा मुझे किसी हकीर कीड़े की तरह ट्रीट करती थी। तब मैंने सोचा कि जिस किरदार जिस इज़्ज़त पे उसे इस कदर मान है, उसे ही मलिया मेट कर दूं और वो मेरे दर की ग़ुलाम रहने की बेकाबिल न रहे। और उसके लहजे में नफ़रत थी। राहत ने वो मुश्किल खुद को गिरने से बचाया। ये तो इसका वो असलियत। उसने एक मोटी गाली दी। इसकी मुदाखलत सारा काम भी बिगाड़ गई और फंसी हुई तितली मेरे हाथ से निकल गई। आपने बहुत बुरा किया भाई। समन का लहजा भीग गया। कितनी अच्छी थी सफ़ा, और मैं भी बढ़ चढ़ कर लोगों को बताती रही। वो रोने लगी थी। और राहत, वो तो रो भी ना सकी कि उन्होंने तो माँ होकर बेटी के दामन पे लगे धब्बे पे मोहर शहादत सब्त की थी। वो मरे मरे कदमों से अपने कमरे में आई। सफ़ा की तस्वीर अब मुस्कुरा नहीं रही थी, बल्कि सारे गिले सारे शिकवे जैसे इस तस्वीर पर तहरीर होने लगे थे। उन्होंने तेज़ी से वो तस्वीर उठाई और नम होते लब धर दिए। सफ़ा, वो कुड़लाई। दिल रूह बिखरी तो लहजा आंसू सब बिखर गए। तभी उनकी निगाह टेबल पर धरे मोबाइल पर पड़ी। उन्होंने झट से मोबाइल उठाया और बेकरारी से सफ़ा का नंबर मिलाने लगी। इस बार एक माँ, एक बिखरी हुई माँ वहाँ मौजूद थी। तभी उसने इस वक्त देखने की भी ज़रूरत महसूस न की थी। ये वही नंबर था जिसे वो कुछ देर पहले हसरत से देखती रही थी। चंद लम्हों के लिए तो उसे यकीन ही न आया, मगर फिर मुसलसल वाइब्रेट करते मोबाइल ने जैसे उसमें ज़िंदगी भरती थी। उसने असलियत का ख्याल किए बगैर फ़ौरन ही कॉल पिक की थी। अम्मी, अम्मी, वो तेज़ तेज़ लहजे में उन्हें पुकारने लगी। उसकी तेज़ आवाज़ पे असलियत फ़ौरन उठ बैठा था। यूँ रात के इस पहर उसे मोबाइल कान से लगाए रोते देखकर वो भी शौक था। सफ़ा, माँ की टूटी बिखरी आवाज़ उसके कानों में पड़ी। अम्मी, कितनी प्यास थी उसके लहजे में। असलियत ने एक हाथ उसके शानों के गिर्द फैलाते हुए उसे सहारा दिया। सफ़ा, मेरी बच्ची, मुझे माफ़ कर दो। वो जैसे बैन कर रही थी। नहीं अम्मी, प्लीज़ ऐसा ना कहें अम्मी, मैं खुद आपसे किस कदर शर्मिंदा हूँ, आप सोच भी नहीं सकती। अम्मी प्लीज़ आप ना रोए। वो निढाल होने लगी। मैंने तुम्हारा यकीन नहीं किया सफ़ा, अपनी बच्ची का, अपने जिस्म और अपनी रूह का यकीन नहीं किया। मैंने क्या कर दिया सफ़ा? कितना दर्द था, कितना कर्ब था इस आवाज़ में। अम्मी बस आ जाऊँ मैं आपके पास, आप ठीक तो हैं ना? वो बेतरह परेशान हुई। हाँ हाँ सफ़ा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उन्होंने फ़ौरन अपना चेहरा साफ किया, खुद को संभाला। तुम यहाँ मत आना बेटा, मैं खुद कल आऊँगी तुम्हारे पास, बस कुछ ज़रूरी काम है, कल शाम तक इंतज़ार करो। तभी उनको लगा जैसे बाहर कोई है। मैं कल मिलती हूँ, तुम सो जाओ, अभी आराम करो, ओके? उन्होंने मध्यम लहजे में कहते हुए कॉल बंद कर दी। सफ़ा के हाथों से फ़ोन गिर गया। वो खुद को असलियत की पनाहों में देकर फूट फूट के रो दी। वकील साहब, राहत बीबी आई हैं। शाहिदा ने अपने शोहर को इतला दी। वो राहत बीबी के पुराने पड़ोसी थे। राहत बीबी, वो क्यों आई हैं? उन्होंने ऐनक के पीछे से झांकते हुए पूछा। वो कंधे उचका गई। अच्छा, अंदर ले आओ, उन्होंने हाथ में पकड़ी किताब मेज़ पर रखते हुए कहा। राहत बीबी अंदर आई तो उन्होंने उठकर उनका इस्तकबाल किया। बहुत इज़्ज़त कमाई थी उन्होंने अपने अच्छे ताल्लुकात से इस मोहल्ले में, जो लम्हों में ज़ाया हुई थी। माफ़ कीजिएगा राहत बीबी, हम आपके यहाँ अफसोस करने ना सके, बात ही ऐसी। प्लीज़ वकील साहब, मैं आपसे बहुत ज़रूरी काम के सिलसिले में मिलने आई हूँ। जी जी बोलें। उस दिन मैंने आपको फ़ोन पर अपनी जायदाद से मुतल्लिक कागजात बनाने का कहा था। जी जी, साहिर के नाम से, वो मुकम्मल ही है, मैं देने आने ही वाला था। उन्होंने फ़ौरन साइड टेबल के दराज से कुछ कागजात निकाले। इन्हें ज़ाया कर दें वकील साहब। क्या मतलब? वो हैरान हुए। मुझे अब सफ़ा के नाम से कागजात बनवाने हैं, मैं सब कुछ सफ़ा के नाम करना चाहती हूँ। सफ़ा? वो मज़ीद हैरान हुए और राहत बीबी ने सारा माजरा खोल के रख दिया। तो इसका मतलब कि असल गुनहगार आपका सखा भतीजा? वो सोच भी ना सकते थे। जी वकील साहब, वो आंसू पोंछते हुए बोली। तो अब क्या करेंगे आप इसका? इसका अब अल्लाह ही कुछ करेगा। मुझे बस अपनी बेटी से मतलब है, अल्लाह से बेहतर इंसाफ करने वाला और कोई नहीं। मैंने तो घर को ताला लगा दिया है, अब मैं सफ़ा के घर जाऊंगी और शायद वहीं रहूँ अब। उनके लहजे में इत्मीनान था। वकील साहब को न जाने क्यों कुछ अनहोनी होने का एहसास हुआ। उसने असलियत से अम्मी से बात कर ली थी। अब वो अम्मी को हमेशा पास रखने वाली थी। असलियत और अम्मी भी बेहद खुश थे। औलाद से माँ बाप की नाराज़गी उनकी जन्नत जैसी ज़िंदगी को भी जहन्नम बनाए रखती है। वो खुशी जो आज तक सफ़ा के चेहरे से गायब थी, वो एक ही रात में पलट चुकी थी। वो खुश थी, बेतरहा खुश।
عبد الرحمن کی وفات کے بعد انہوں نے بہت محبت سے صفا کی پرورش کی تھی۔ انہوں نے بہت چاؤ سے اپنی بیٹی کا نام صفا رکھا، کیونکہ وہ اسے ہمیشہ اس کے اجلے اجلے روپ کی طرح ہی پاک صاف دیکھنا چاہتی تھی، اور یہ ان کی محنت کا ثمر تھا یا دعاؤں کا۔ وہ اپنے نام کی طرح ہی اجلی تھی۔ اسے عام لڑکیوں کی طرح زندگی سنوارنے کی نہیں بلکہ اپنی آخرت سنوارنے کی فکر رہتی تھی۔ اس کی زندگی کا اگر کوئی محور تھا تو وہ اس کی ماں راحت بی بی۔ رکشے کی تیز گرگراہٹ ان کے اندر ہونے والی توڑ پھوڑ کی آواز سے کہیں کم تھی۔ کتنی بڑی چوک ہوئی تھی ان سے، جب ان کے وہ رشتہ دار جو ان کے شوہر کے بعد ان سے منہ تک پھیر گئے، ان کی بیٹی پہ کیچڑ اچھال رہے تھے تو وہ بیٹی کی ڈھال نہ بنی، اس پر اعتبار نہ کیا۔ اس کی روتی آنکھیں، کامتے ہونٹ اور گرگراتی منتیں کرتی سانسیں، وہ ان کو کچھ بھی نظر نہ آیا۔ ان کے چہرے پہ بہتے آنسو بھی تیزی آ گئی۔ دن میں اٹھتے ننے ننے درد نے ایک تیز لہر کی صورت اختیار کی۔ وہ تکلیف سے لب بھینچتے ٹیک لگا گئی۔ رکشے کی آواز پہ وہ تیزی سے گیٹ کی طرف بھاگ کے آئی۔ خالہ، آ گیا آپ کا گھر۔ رکشے والے نے پیچھے بیٹھی معمر خاتون کو آواز دی، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ اسیت نے بھی صفا کے پیچھے باہر قدم نکالے۔ رکشے والے نے دوبارہ آواز دی۔ اسیت بھی قریب آیا۔ آنٹی باہر آ جائیں، دیکھیں تو صفا کتنی بے قراری سے آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ وہ رکشے پہ جھکا اور بے حس و حرکت وجود پہ اسے کچھ انہونی ہونے کا احساس ہوا۔ آنٹی، اس نے دھیرے سے کراہت کا کندھا ہلایا۔ ان کا سر ایک طرف ڈھلک گیا۔ اسیت نے جلدی سے ان کا ہاتھ تھام کر نبض چیک کی۔ اس کے خدشے کی تصدیق ہوئی۔ ایک ماں سے غلطی ہوئی تھی۔ اولاد غلطی کرے تو ماں باپ سے معافی مانگنا آسان ہوتا ہے، مگر ماں باپ، اس شرمندگی اور کرب کو لفظوں میں بیان کرنا تبھی شاید اللہ پاک نے انہیں آسانی دیتی تھی۔ یہ 4 مرلوں کا کچا پکا مکان ہے۔ میلے فرش اور جا بجا پھیلی گندگی کی وجہ سے مکھیوں کی بھرمار ہے یہاں۔ پکی اینٹوں سے بنے چھوٹے سے برآمدے میں چارپے پہ بیٹھی شمع راحت بی بی کی بڑی جیٹھانی، جنہوں نے یہ گھر مشترکہ ہونے کے باوجود بھی راحت کو ایک ٹکڑا تک نہ دیا تھا، اور ان کا ساتھ دینے والے راحت کے جیٹھ جو کچھ دور کرسی پہ بیٹھے مشکلیں آسان کرنے کے لیے تعویذوں والی کتاب غور سے پڑھتے کوئی تعویذ ڈھونڈ رہے تھے۔ پاس ہی بیٹھی ڈائجسٹ پڑھتی سمجھ، جو شاید اس دنیا کی باسی ہی نہ تھی، یوں مگن تھی وہ اس کتاب میں۔ ماحول پہ عجیب سا سکوت چھایا ہوا تھا۔ تبھی وہاں کوئی عجیب سی آواز گونجی، جیسے کوئی گونگا آدمی کسی کی توجہ پانے کے لیے زور سے چیخے۔ جا دیکھ پھر کیا عذاب اتر آیا ہے اس زندہ مردے پر، شمع نے حقارت بھرے لہجے میں کہا۔ اس سے بڑا عذاب اور کیا آئے گا اس پر؟ ایک معصوم کے دامن پر کیچڑ اچھالی ہے، بھگت رہا ہے۔ ابھی تو تم ابا کی فکر کرو، یتیم کا مال کھایا ہے۔ وہ بے فکری سے ایک ایک لفظ چباتے بولی۔ اللہ غارت کرے، ایک تو اس منحوس ماری کی باتیں میرا رہا سہا چین بھی غارت کر دیتی ہیں۔ انہوں نے پاس پڑا خصہ اٹھا کر اسے دے مرا۔ تو میں نے کتنی بار کہا ہے کہ مجھے ان کے کام کے لیے نہ بولا کریں۔ مجھے ایسے آدمی سے کوئی ہمدردی نہیں جس سے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خوف تک نہ ہو، اسے جیسے پرواہ تک نہ تھی۔ آواز دوبارہ چنگھاری تھی۔ سمن کو کوستے وہ خود اٹھ کھڑی ہوئی اور پانی کا گلاس بھر کر اندر چلی گئی۔ وہ نیم تاریک کمرے کے ایک کونے میں بوسیدہ سے چارپائی پہ پڑا وجود کسی اور کا نہیں بلکہ ساحر خان کا تھا۔ اپنی خواہشات کی تکلیف میں اللہ کا خوف بھلا کر دوسروں کی، اللہ کے بندوں کی عزت نیلام کرنے والا، زندگی جیرن کرنے والا ساحر خان اب اپنی معمولی سے معمولی ضرورت کے لیے بھی دوسروں کا محتاج تھا۔ یہ فیصلہ اللہ کا تھا، اور اللہ سب سے بہترین منصف ہے۔ بے شک ساحر خان کو فالج کا شدید اٹیک ہوا تھا اور معذوری اس کا مقدر بنی تھی۔ وہ پورے 6 سال بعد اس شہر کی ہواؤں میں سانس لے رہی تھی۔ اس دن رکشے میں امی کی اچانک موت نے اسے بری طرح توڑ ڈالا۔ تبھی وہ شہر کے سمجھانے پہ ایک بزنس ٹور کے بہانے پر وہ صفا کو شہر سے باہر لے گیا۔ بیٹے سعد کی پیدائش پہ اس نے ماں کو بھی وہاں بلا لیا۔ وہ پرسوں ہی واپس لوٹے تھے اور صفا پوری طرح پرانی یادوں کی زد میں آ گئی۔ صفا کے بے حد اصرار پہ وہ اسے آج ان کے پرانے محلے میں اس کی امی کے گھر لایا تھا۔ مین گیٹ پہ لگا تالا موسم کے تغیرات کی بدولت زنگ آلود ہو چکا تھا، تبھی اسے توڑنا پڑا۔ اسیت نے زور لگا کے مین گیٹ کی وہ چھوٹی سی کھڑکی کھولی۔ چیختی آواز کے ساتھ کھڑکی کھل گئی۔ صفا نے مضبوطی سے سعد کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسیت کے پیچھے اندر داخل ہوئی۔ مین گیٹ سے لے کر برآمدہ تک جاتی پکی روشی ایک طرف بنا کچا صحن جہاں کبھی ہرا بھرا لان ہوا کرتا تھا، اور سامنے برآمدے میں ہر طرف سوکھے پتوں، مٹی اور گرد کا ڈھیر تھا۔ صحن کی گھاس مکمل طور پر غائب ہو چکی تھی۔ ننے ننے پودوں کا تو نام و نشان تک نہ تھا۔ صرف 1-2 پودے باقی بچے تھے جو سبز لباس سے آری تھے۔ دیوار کے ساتھ قطار میں لگے درخت بھی یہی منظر پیش کر رہے تھے۔ رات کافی تیز بارش ہوئی تھی، تبھی جگہ جگہ پانی بھی ٹھہر گیا تھا۔ گھر کے مکین نہ رہیں تو مکان بھی کھنڈر بن جاتے ہیں۔ عجیب تاریکی سی تھی اس گھر کے ماحول میں۔ وہ سعد کو اسیت کے ساتھ وہیں چھوڑ کر لان میں لگے درختوں کی طرف آ گئی۔ اندر چلو گی؟ اسیت نے سعد کو اٹھا لیا اور اس کے پیچھے چلایا۔ نہیں، پہلے صفائی کا انتظام کروائیں گے، پھر اندر چلیں گے۔ سعد بھی ساتھ ہے نا؟ وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولی۔ امی، یہ نانو کا گھر ہے؟ 5 سالہ اسید نے ماں سے پوچھا۔ اچھا، اسید نہیں، سعد ہے۔ ہاں بیٹا جی، آپ کی پیاری امی کا بچپن گزرا ہے اس گھر میں، جواب اسیت نے دیا۔ اسیت بیٹے کے سوالوں کے جواب دے رہا تھا اور وہ درختوں کے پاس پڑی ایک ایک سوکھی شاخ کو چھو کر جیسے کسی کا لمس محسوس کر رہی تھی۔
असलियत इधर आए, उसने अचानक ही असलियत को आवाज़ दी। वो साद को नीचे उतारता उसके करीब आ ठहरा। देखे तो असलियत देखभाल न होने के बावजूद सब पौधे नए सिरे से फूटने लगे हैं। हर सूखे तने से ननी ननी सब शाखें जैसे बाहर आने को बेताब है। उसने एक दरख्त की सूखी सूखी शाखों से निकलती सब्ज नरम पत्तियों को महसूस करते हुए कहा, हाँ। असलियत बिल्कुल उसके पास आ ठहरा, क्योंकि जब बहार आती है तो बंजर मिट्टी में भी जान आ जाती है। खुदरो पौधे बिना किसी आबियारी के ज़मीन का सीना चीर कर बाहर आ जाते हैं। उसने मुस्कुराते हुए सफ़ा का हाथ थामा। बहार तो नाम ही ज़िंदगी का है सफ़ा। जब बहार दस्तक देती है तो पौधे तो क्या, मुरझाए हुए दिल भी मुस्कुरा उठते हैं। सफ़ा ने उसकी स्याह चमकदार आंखों में झांका। वहाँ मोहब्बत ही मोहब्बत थी। आपने मुझे माफ़ तो कर दिया ना असलियत। वही लफ्ज़ दोबारा लबों पे आ टिके और वो जो यकीन दिला दिला के थकने लगा था मुस्कुरा दिया। मेरे दिल पे भी बहार दस्तक दे चुकी है स्वीट हार्ट वाइफ, तो मैं अपने दिल का दरवाज़ा भला क्यों बंद करूं? उसने गंभीर लहजे में कहते हुए उसे खुद से लगा लिया। सफ़ा खुल के मुस्कुरा दी और इसके साथ ही ये खूबसूरत सा नावल अपने अख्ताम को पहुंचा। उम्मीद करती हूँ दूसरे नावल्स की तरह ये नावल भी आपको पसंद आया होगा। इस नाम की दो तरह से प्रोनाउंसिएशन हो सकती थी, एक असयद और एक उसैद। चूँकि इसके ऊपर पेश नहीं था तो इसलिए मैंने इसे असयद पढ़ा है। आप बताइएगा ये क्या नाम हो सकता है और कमेंट में भी अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि नावल आपको कैसा लगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।